इंडिया टीवी, आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो अपनी साइकिल वो कितनी तेजी से दौड़ा पाएंगे, ये आपको पता चलेगा हमारे आज के ओपिनियन पोल से। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, साइंटिफिक और एकदम सटीक। ये ओपिनियन पोल 1,60,000 से ज्यादा लोगों के बीच कराया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारी इस वॉल पर, स्क्रीन पर आपको यूपी की सभी 80 सीटें दिखाई देंगी। थोड़ी देर में वो सीटें खुलने लगेंगी। कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर जीत सकती है चुनाव, ये सब आपको आज पता चलेगा। और मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। पहले आज के इस बड़े ओपिनियन पोल में हमारे मेहमान हैं सबसे पहले भावेश जास सीएनएक्स से, जिन्होंने ये सर्वे किया है। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। और देश के जाने माने और बहुत प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं संजय कुमार जी सीएसडीएस से। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत सारे सर्वे किए होंगे, लेकिन अब यूपी में इस वक्त क्या हवा दिखाई दे रही है, संजय जी आपको बताएंगे अपने अनुभव से। और उनके अलावा हमारे 3 पैनलिस्ट और मेहमान और जिनको आप रोज इंडिया टीवी पर देखते भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका। राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत है राहुल जी आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। समीर जी बहुत स्वागत है आपका। और एक और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट प्रदीप गुप्ता, वो भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो प्राची, शुरुआत करें आज के इस ओपिनियन पोल की। मैं देखिए पूर्वांचल से शुरुआत करने जा रहा हूं। पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सब हम सब जानते हैं। और पूर्वांचल में 29 सीटें आती हैं। इसके अलावा जैसे हमने इनको डिवाइड किया है, पूर्वांचल में 29, अवध में 14, बुंदेलखंड में 4, मध्य यूपी और सेंट्रल यूपी में 14, रोहिलखंड में 11 सीटें और पश्चिमी यूपी में 8 सीटें। इस तरीके से आती रहेंगी। 5-5 करके सीटें आ रही हैं आपके सामने। तो आप देखिए ओपिनियन पोल खुल गया है और ये पूर्वांचल का ओपिनियन पोल है। बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर और कुशीनगर, ये 5 सीटें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको ओपिनियन पोल में। इनमें से 4 आपको भगवा रंग में दिखाई दे रही हैं और 1 हरे रंग में। मतलब पूर्वांचल की इन पहली 5 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है हमारे मुताबिक। बलिया की सीट जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की वजह से मशहूर है, ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा हैं, यादव और ठाकुर वोटर दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा देवरिया की सीट पूर्वांचल की ब्राह्मण बहुल सीट है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आपको दिखाई देगा। आजमगढ़ की सीट हरे रंग में है, यानी अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण आजमगढ़ में एक बार फिर काम कर सकता है। आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश यादव 2019 में लड़े थे, जीते थे। उसके बाद उपचुनाव में वहां से निरहुआ जीत गए थे, धर्मेंद्र यादव ये चुनाव हार गए थे। लेकिन एक बार फिर इस सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए अगली जो सीट है वो गोरखपुर की सीट है। और गोरखपुर की सीट के लिए तो आप इतना ही कह सकते हैं कि यहां तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका ही नाम चलेगा। और सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि इसके आसपास की जितनी भी सीटें हैं वहां उन्हीं का नाम जो है वो चुनाव को प्रभावित करता है। तो योगी आदित्यनाथ का ये पावर हाउस है। यहां जातीय समीकरण मायने नहीं रखता, यहां सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ मायने रखते हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार फिर से बढ़त बनाएगी, यानी कि यहां पर एक बार फिर से सीट भारतीय जनता पार्टी के जो साथ है वो जाएगी। इसके अलावा कुशीनगर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा, यानी कि बीजेपी यहां पर एक बार फिर से जीत का परचम लहरा सकती है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है। पूर्वांचल की एक और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है कुशीनगर, और यहां पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। पहली 5 सीटों में अब जरा हम कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट सीटों की आगे बात करेंगे। पहले हर्षवर्धन जी, कोई आपको सरप्राइज इसमें दिखाई दे रहा? 5 में कुछ चीजें बताना जरूरी है। इसमें एक बलिया को छोड़कर सारी सीटें 3 से 4 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। बलिया में प्रत्याशी बदलना तय है। देवरिया में भी इस बार प्रत्याशी लगभग बदला जाएगा। बलिया आमतौर पर चंद्रशेखर जी की वजह से राजपूत सीट मारी जाती है, लेकिन मूलतः वहां भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण सीट है। ये गोरखपुर सीट, इसमें कोई संदेह नहीं है, मठ का प्रभाव है, योगी जी का प्रभाव है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुशीनगर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीती थी। आजमगढ़ में अगर फिर से समाजवादी पार्टी से एक जो वहां का यादव परिवार है वो वापस आ गया तो शायद समीकरण कुछ बदल सकते हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक गोरखपुर का सवाल है तो बीजेपी के भीतर ये मंथन जरूर है कि वहां पे कैंडिडेट चेंज किया जाए। तो अगर वहां कैंडिडेट चेंज होता है तब भी बीजेपी वहां पे जीतेगी। ये तो बात हमको समझ आती है कि योगी जी की सीट है और वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये देखना होगा कि कौन कैंडिडेट वहां पे होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है। जी
देखिए, आजमगढ़ को लेकर मुझे लगता है कि वहां पर गुड्डू जमाली पिछली बार बसपा से खड़े हो गए थे चुनाव में, इसलिए वहां पे धर्मेंद्र यादव उपचुनाव में इस चक्कर में इस कारण धर्मेंद्र यादव को वहां हार का सामना करना पड़ा था। इस बार खबरें आ रही है कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और शायद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ाएगी या विधान परिषद भेज सकती है। अगर गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक स्ट्रांग बन सकती है और समाजवादी पार्टी से जीत सकती है। हर सर्वे में हम एक्चुअली सबसे कमेंट लेके फिर भावेश के पास आते हैं ताकि वो सबकी राय सुन ले और फिर बताएं। मैं संजय जी से लेकिन एक कमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर के जरूर जानना चाहूंगा। सर, अगर 5 सीटें, पहली 5 में स्कोर 5-4-1 दिखाई दे रहा है, यूपी को लेकर के आपकी रीडिंग क्या है? देखिए सौरभ, बार बार इस बात का जिक्र होता है, जब एक सिनेमा रिलीज होती है, जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक ट्रेलर आता है और ट्रेलर देख के आपको समझ आने लगता है कि पिक्चर कैसी है। अभी 80 में से आपने 5 सीटों का एक ट्रेलर दिखाया और ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है मूड बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि मूड किस ओर जा रहा है। अभी भी 75 सीटों का जिक्र अभी आप करेंगे, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि जिस तरह का ट्रेलर है पूरी पिक्चर भी उसी तरह की दिखाई पड़ेगी। जी, और राज्यसभा चुनाव के बारे में भी हम लगातार बात करते रहेंगे क्योंकि उसको लेकर के गिनती, अब मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और देर शाम तक उम्मीद कीजिए कि नतीजे आपके सामने होंगे। उसमें भी यूपी सबसे इंटरेस्टिंग हो चुका है। यूपी में अगर ये तय लग रहा है कि अपना 8वां उम्मीदवार जिताने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी, तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बुरी खबर होगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए बहुत बुरी खबर होगी क्योंकि आज उनके ही अपने नेताओं ने उन्हें धोखा दिया है, आप कह सकते हैं उनका साथ छोड़ा है। और अखिलेश यादव ने जरूर कहा कि हमने तो टेस्ट के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा था ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारे साथ कौन है, हमारे पीडीए के साथ कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है। और अब ये जो हारी हुई सीट है हमारी जीत में परिवर्तित होगी क्योंकि हमें पता चल गया है कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन जिस तरीके से भावेश हम इन 5 सीटों की बात कर रहे हैं और स्कोर हमारा 4-1 का है, एक आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, एक बार फिर समाजवादी पार्टी इस गढ़ को जीत लेगी, ये क्या बता रहा है स्कोर? यूपी किस तरीके से आने वाले वक्त में वोट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है नहीं पूर्वांचल में। फिर भी एक सीटों के हम लोग बात करें, जो आजमगढ़ की सीट है उसमें बहुत बड़े अंतर से अखिलेश यादव 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन बाई इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि निरहुआ जीत गए। लेकिन उस सीट को पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो वहाँ पर यादव और मुस्लिम का जो कम्बिनेशन बनता है वो एक विनिंग कम्बिनेशन बनता है समाजवादी पार्टी के लिए। बाकी अदर सीट पर जाएंगे तो पूर्वांचल के देखेंगे जहाँ जैसे वहाँ पर एक निषाद वोट है, उसके बाद राजभर वोट है, उसके बाद कुर्मी वोट है और ब्राह्मण वोट है। ये 4 बहुत ही एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है बीजेपी के लिए। इसलिए आप देखेंगे पिछले 5 साल में बीजेपी ने राजभर जी को लेके आया, उसके बाद निषाद वोटों पे उनका बहुत एक अच्छा फोकस है, इसलिए संजय निषाद को अपने साथ लगातार जोड़ के रखे हुए हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए एक विनिंग फैक्टर बन रहा है। पिछले 3-4 चुनावों में आपने देखा होगा पूर्वांचल में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2022 में आप असेंबली को यदि आप ठीक से गौर करेंगे तो देखेंगे तो राजभर वोट की वजह से बीजेपी को कुछ जगह पे अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसमें एक जो मतलब 3-4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो देखें 3-4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें एक ये भी आता है आजमगढ़ आता है, उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हुई थी। उन्हीं सब चीजों को टैकल करने के लिए बीजेपी ने वहां पे लगातार छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश किया है। और एक जो सोशल इक्वेशन को है, बाकी मोदी जी का फैक्टर है, जो हालांकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट बीजेपी के लिए होगा वो आजमगढ़ में। मेरा सवाल ये, फर्ज कीजिए यहां से अखिलेश यादव ही खड़े होते हैं, हम लोग अभी क्योंकि सीट तो डिक्लेयर हुई नहीं, लेकिन आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। तो जब 19 का इलेक्शन हुआ तो सीट आजमगढ़ की अखिलेश यादव निकाल ले गए थे। बाई इलेक्शन में बसपा को बहुत वोट मिला, उसकी वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था। बसपा इस बार अलग लड़ रही है, 2019 में वो अलायंस में थी, गठबंधन में थी सपा के साथ। इस बार क्या अपसेट हो सकता है आजमगढ़ की सीट पर हर्षवर्धन जी? नहीं, अभी आपको सर्वे में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक लाइन की बात है कि इस लोकसभा की जो सीटें हैं वो कहां हैं। आजमगढ़ की सभी 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है। वहां अगर कोई जिसको कहते हैं ना कि मिस एडवेंचर हो जाए तब तो बात अलग है, वरना समाजवादी पार्टी का ये बहुत मजबूत किला, और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सबसे मजबूत किला आजमगढ़ ही है समाजवादी पार्टी के। देखिए इसमें देखिए मैं बोलूंगा कि देखिए बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है। 1996 से यादव कैंडिडेट वहां पे जीतता आया है। अगर हम देखेंगे 3 लाख मुस्लिम, 3 लाख यादव, बड़े सिंपल है। लेकिन वहां दलित वोटर्स की संख्या भी काफी है, इसलिए बीएसपी वाला फैक्टर जो है वहां पे काम करता है। अब मैं अगली 5 सीट पर बढ़वा। पूर्वांचल की पहली 5 में स्कोर 4-1 बीजेपी के पक्ष में। अगली 5 सीटें गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी। तो इसमें आप देखिए गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, वाराणसी, पांचों की पांचों सीटों पर हमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई देती है। यानी अगर आप पहली 10 सीटों की बात करेंगे तो स्कोर 9-1 हो जाएगा। वाराणसी, चंदौली लगी हुई सीटें, मछली शहर, जौनपुर और गाजीपुर की सीट। गाजीपुर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि आगे आपको दिखाई दे रही थी, इसका बहुत मतलब है। हर्षवर्धन जी देखिए, गाजीपुर सबसे पहले तो ये कि मनोज सिन्हा भी यहीं से सांसद हुए थे और गाजीपुर अफजाल अंसारी की सीट है। जी हाँ। लेकिन एक बात यह है, नए परिसीमन में और गाजीपुर से मुझे लगता है कि जो एनडीए में सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके खाते में ये सीट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस है। और अब ये भूमिहार सीट नहीं रही है, कि भी समझना पड़ेगा यहां किसी पिछड़ी जाति के प्रत्याशी को उतारना पड़ेगा। जौनपुर में भी समीकरण उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जौनपुर तो पिछली बार भी वो जीत सकते थे, लेकिन बेहद खराब प्रत्याशी, मतलब 14 में ही तय था कि ये प्रत्याशी दोबारा लड़ेगा तो हारेगा। केपी सिंह को दोबारा टिकट दिया गया और वो चुनाव हार गए। मछली शहर सीट पर उनकी वैसे भी दावेदारी बेहतर रहती है। और वाराणसी और चंदौली, इसके लिए तो हमें अलग से बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी और सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, और अभी जो राज्यसभा में जो कैंडिडेट नामित किए गए हैं वो भी इस समीकरण को ध्यान में रख के किए गए। अच्छा, अगर हम गाजीपुर की बात करें राहुल जी, गाजीपुर, हाँ, इसमें पिछली बार 1.25 लाख वोटों से अफजाल अंसारी जीते। इस बार पार्टी बदल गई, समाजवादी पार्टी से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसा क्या बदलाव गाजीपुर में हो रहा है कि सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है? देखिए, इसमें क्या है कि बीजेपी अपने नाम पे यहाँ सीट नहीं लड़ना चाहती। अरे बीएसपी की सीट थी, बात ये बता, बीएसपी बसपा की सीट थी। तो इस पे वो ब्रजेश सिंह हैं जो कि एक बाहुबली हैं, उनको लड़ाना चाहती हैं, और ओपी राजभर जो है उनके सिंबल पे लड़ाना चाहती है। तो दोनों के बीच में अफजाल अंसारी और जो ब्रजेश सिंह है, इनके फैमिली जो है वो काफ़ी झगड़ा इन लोगों के बीच में है और एक दूसरे के राइवल माने जाते हैं पूरे। तो अगर ये जो लड़ाई होती है तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई। ये ओपी राजभर का आप कर दे, ओपी राजभर ने नाम उछाला है ब्रजेश सिंह का एक्चुअली, कि ब्रजेश सिंह लड़े यहां से जी। हाँ। दूसरा इसमें मुझे लगता नहीं है कि ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, वो अपने सिंबल पे नहीं लड़ाने की बात। अच्छा, मछली शहर सीट सबसे कम वोटों से जीती हुई सीट है 2019 की। 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी। अगर पिछले 2019 के चुनाव देखेंगे तो सबसे कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने सीट जो जीती थी वो मछली शहर सीट थी, और यहाँ पर राजभर ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट आराम से निकालेगी। जब तक गाजीपुर सीट की बात है तो मुझे लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा वोटिंग करेगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती इस सीट पर मिल सकती है। संजय, 10 सीट 20 लगभग 19% वोट बसपा का 2019 के चुनाव में था। इस चुनाव में क्या बिल्कुल कोई प्लेयर नहीं दिखाई दे रही आपको बीएसपी, मायावती जी? नहीं, मायावती प्लेयर अगर स्टैंड अलोन देखें कि क्या वो चुनाव लड़के चुनाव जीत सकती हैं कुछ कंस्टिट्यूंसी पे, तो उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। 1-2 इक्का दुक्का सीट हो सकती है जहां बीएसपी का उम्मीदवार वो उम्मीदवार जीतेगा, न कि पार्टी। लेकिन हाँ, उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि कई कंस्टिट्यूंसी में वो निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि वो वोट काटने की स्थिति में होंगी, और जितना वोट वो काटेंगे उतना बाय डिफॉल्ट बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। तो बहुत सीरियसली आप दोनों नजरिए देखने के लिए मुझे लगता है मायावती बहुत सीरियसली चुनाव में है। लेकिन सीरियसनेस किस बात की है? चुनाव जीतने की सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है। अब पिछली बार साथ मिलकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े थे, जिसमें बीएसपी को भावेश फायदा हुआ था। जो वोट प्रतिशत मायावती का रहता है वो इंटैक्ट रहता है, उनका जो वोटर है वो उनके साथ चिपका रहता है। इस बार क्या उनका वोटर फ्लोट करने की स्थिति में है, क्या बंटने की स्थिति में है? देखिए, अब 2022 असेंबली जो यूपी में हुआ था उसको ठीक से आप एनालिसिस करेंगे तो देखिए बसपा का वोट जितना टूटना था, और दोनों मेन अपोजिशन, दोनों जो मेन पार्टी है बीजेपी और सपा, दोनों में जितना जाना था जा चुका है। अब बसपा के पास एक लिमिटेड वोट है, जो जाटव वोट है, उसका एक धरा है, और वो मेरे ख्याल से उसको टूटना मुश्किल है। और वो टेक्निकली आप देखेंगे तो वो एंटी सपा वोट है। तो इस जहां पे यदि उनको लगेगा कि बसपा का वोट, बसपा का, हालांकि लगभग हर एक सीटों पे बसपा की कहीं भी जब बहुत ज़्यादा फाइट में दिख नहीं रही, लेकिन यदि बसपा का कैंडिडेट यदि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो ज़्यादातर संभव है कि वो बीजेपी को वोट करेगा। क्योंकि जाटव का एक सीरीज ऑफ पूरा देखेंगे, पिछले 15-20 साल का पूरे यूपी में देखेंगे तो जाटव एंटी सपा वोट ज़्यादा रहा है। जितना बसपा का वोट सपा में जाना था वो 2022 में जा चुका है। इसलिए आप देखेंगे 2022 में जो सपा का वोट से था 18% से 32%। हमने अब 10 सीट खोल दी। मैं अगली सीटों पर बढ़ूं, उससे पहले वाराणसी पर केवल एक बार टिप्पणी, कौन बलि का बकरा बनेगा नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त, वो हमको तय करना है। अजय राय शायद फिर खड़े हो जाए यहां से। नहीं, मुझे लगता है कि खड़ा वहां कोई से भी हो, अब तो सवाल ये है कि क्या
जमानत जब्त की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अब तक नहीं किया। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा 17 बार वहां पे लोकसभा का चुनाव, 7 बार बीजेपी, 7 बार कांग्रेस। अगर हम उनकी विधानसभा सीटें भी देख ले तो 5 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पास है, 1 अपना दल के पास। स्कोर तो वहां पे, और केजरीवाल वहां पे अपना स्कोर अगली 5 सीटें खुलने के बाद 14-1 हो जा रहा है, यानी अगली 5 सीटें भी भाजपा भी आगे दिखाई दे रही है हमको फ्रंट रनर चुनाव जीतने के लिए। भदोही में जहां 14-19 दोनों जीता था, मिर्जापुर की सीट अनुप्रिया पटेल अपना दल की यहां से सांसद है और वो एक बार फिर यहीं से लड़ेंगी, इसमें कोई ज्यादा शक की बात नहीं है। रॉबर्ट्सगंज की सीट, ये सीट भी अपना दल की सीट है, यहां से अपना दल के पकौड़ी लाल वो फिलहाल यहां से सांसद हैं। राशि बिल्कुल, और देखिए बहराइच की अगर आप बात करेंगे तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। दलित सुरक्षित सीट है, लेकिन सबसे बड़ा वोटर यहाँ पर मुसलमान वर्ग है, लेकिन फिर भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं कैसरगंज की अगर आप बात करेंगे तो कैसरगंज में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बाहुबली ठाकुर नेता बृजभूषण शरण सिंह का चुनाव क्षेत्र है। ब्राह्मण, मुस्लिम और ठाकुर बाहुल सीट है कैसरगंज। यानी अभी तक का जो स्कोरबोर्ड आपको समझ में आ रहा है, वो स्कोरबोर्ड तो ये बता रहा है कि देखिए 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है और 1 सीट सिर्फ आजमगढ़, जो कि बाकायदा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इसी गढ़ को बचाने में अभी तक समाजवादी पार्टी कामयाब रही। यहां बड़ी सीट है मिर्जापुर, अनुप्रिया पटेल की सीट, कोई शक कि यहां से दोबारा वोट? देखिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया है, वो ये बाल कुमार पटेल। तो जो वोट, जो समीकरण है वहाँ पे कुर्मी वोट का, जो कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है, दोनों के वोट वही हैं। और ये जो इनको मिली है सीट, जो मिली है वो इस कारण से मिली है कि अखिलेश यादव ने एक टास्क दिया था इन्हें कि एक उपचुनाव में कि आप वहाँ पे कुछ करके दिखाइए, तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। जितवाया नहीं था उन्होंने एसपी के कैंडिडेट को, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था, उसका इनाम मिला है और हो सकता है यहाँ पे भावेश। देखिए सही कह रहे हैं राहुल जी, जो सपा का जो वहाँ का कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा है और इसीलिए जब मैंने रिपोर्ट दिया था उसमें ये कमेंट भी किया हो कि ये सीट बहुत टफ है इस बार अनुप्रिया पटेल के लिए जीतने के लिए, क्योंकि उनके साथ एक दोहरा मुसीबत और है कि जो उनकी बहन की जो पार्टी है वो भी बहुत एक्टिवली ग्राउंड में एग्जैक्टली, तो वो भी ग्राउंड में बहुत एक्टिव है, जिसका खामियाजा अनुप्रिया पटेल को भुगतना पड़ा है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट सिलेक्शन इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपोजिशन के लिए, तो शायद इसीलिए किसी सीट पे आप देखेंगे बहुत तगड़ी फाइट है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता या बीजेपी अलायंस के लिए, इसलिए शायद सीटें निकालना अभी हमको देखिए बहुत अभी ग्राउंड कवर करना है, हमको 75 सीटें और दिखानी है, अभी 85 सीटें। एक लाइन आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन। देखिए, जो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव का एक ट्रेंड रहा है, कुर्मी मतदाता सबसे सिलेक्टिव वोटिंग करता है और आज कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल हैं। अगली 5 सीट देखिए, कौशांबी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती, पांचों की बहुत कैरेक्टर है इन सीटों के अंदर। हम अलग से बात करेंगे। ये आपके सामने सीटें हैं। कौशांबी सुरक्षित सीट है, 14 और 19 भाजपा जीती थी। फूलपुर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो यहां से चुनाव जीतकर लड़ते आए थे। यहां कुर्मी मोटर बहुत इंपैक्टफुल है और नीतीश कुमार के नाम पर बहुत कई बार यहां हवा बनाई जाती है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब तो खैर इधर ही वो आ गए हैं। और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, हेमवती नंदन बहुगुणा, अमिताभ बच्चन, मुरली मनोहर जोशी, बहुत बड़े बड़े लोग यहां से रहे। माफिया अतीक अहमद तक यहां से सांसद चुना गया था। प्राची, और देखिए उसकी मौत के बाद ये यहाँ पर चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई उसके बाद प्रयागराज में अब चुनाव होगा, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ऐसा तो कम से कम ओपिनियन पोल कह ही रहा है। इसके बाद अगर आप अंबेडकर नगर की बात करेंगे तो अंबेडकर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी जीत जो है वो हासिल कर सकती है। इसकी बात करेंगे तो दलित, मुस्लिम और कुर्मी बाहुल सीट है अंबेडकर नगर। और श्रावस्ती की अगर आप बात करेंगे, जिसे कांग्रेस मांग रही थी, श्रावस्ती पर चुनाव लड़ना चाहती थी कांग्रेस, यहां पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। 32% से अधिक मुसलमान हैं। बीएसपी ने यह सीट बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में जीती थी, सिर्फ 5000 वोट के मार्जिन से यह सीट बीएसपी ने जीती थी और अब यहां बीजेपी जीत सकती है। इनके घर की सीट आ गई तो पहले यही बोलेंगे। नहीं, देखिए इसमें कौशांबी भी है जो बहुत कम अंतर से जीती थी। कौशांबी सीट पर भी, कौशांबी इलाहाबाद से कटा हुआ जिला और प्रतापगढ़ का बड़ा हिस्सा आता है। जो रघुराज प्रताप सिंह 2 विधायकों के साथ आज वोट देकर आए हैं, तो उनके में भी ये सीट आती है। तो कुल मिला के मुश्किल है
क्या विनोद सोनकर को 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार टिकट मिलेगा? और ये जितनी सीटें, इसमें अंबेडकर नगर आप देखिए रितेश पांडे इधर आ चुके हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन बड़ा महत्वपूर्ण। फूलपुर प्रयागराज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखती। इस पर बात कर ले, अंबेडकर नगर के सिटिंग सांसद जो है वो भाजपा में आ चुके हैं, तो एक जो सीट हारी थी बसपा को, वो तो सांसद ही इधर आ गया, सांसद इधर आ गया। और इनके पिता राकेश पांडे वो भी आज वोट कर गए हैं, मतलब वो पहले आ गए थे, राकेश पांडे आज आ गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अंबेडकर नगर इधर के आसपास की सीटें हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कमजोरी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते दिख रही है। और स्कोर कार्ड देखते रहेगा। स्कोर कार्ड में 20 सीटें हमने आपको दिखाई हैं, 19 सीटें इन 20 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और एक सीट इस बार निकाल सकती है आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी। 2019 का जो स्कोर है एनडीए का 64, उसको बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी कम से कम 75 करना चाहती है। कुछ लोग तो दावा तो प्रधानमंत्री ने 80 का 80 किया था, लेकिन हमें नहीं लगता कम से कम आजमगढ़ की सीट जो है वो एनडीए जीतने में कामयाब होगा। तो लेकिन फिर भी ये 75 के आसपास क्या स्कोर जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का, सवाल यही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का 80 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर यूपी की 80 सीटों का ओपिनियन पोल और आप अपने अगले 45 मिनट पूरी तरीके से बुक कर लीजिए हमारे साथ, क्योंकि आपके सामने खुलने जा रही है यूपी की और सारी सीट। अब तक 20 सीटों का सर्वे हमने आपको दिखाया है। ये ओपिनियन पोल हमने सीएनएक्स के साथ मिलकर के किया है यूपी की सभी 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। 1,60,000 से ज्यादा सैंपल साइज है और अभी तक की 20 सीटों का जो हमने पूर्वांचल की 20 सीटों का सर्वे आपको दिखाया, उसमें केवल एक आजमगढ़ की सीट सपा के पास जाती हुई हमें दिखाई देती है, जिस पर अखिलेश यादव पहले 2019 में जीत करके लड़े थे। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी की सारी सीटें ये जाती हुई दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर। अब आपके सामने हम पूर्वांचल की और बची सीटें जल्दी से खोल देते हैं। तो अगली 5 सीटों पर हम जा रहे हैं। गोंडा, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर और महाराजगंज। गोंडा में ब्राह्मण मुस्लिम वोटर ये निर्णायक हैं, डुमरियागंज में मुस्लिम और दलित फैक्टर काम करता है। प्राची, बिल्कुल, देखिए बस्ती की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ मिक्स्ड ओबीसी जातियों का यहाँ पे बहुलता है, यानी कि ये जातियां यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप संत कबीर नगर की बात करेंगे तो मुस्लिम, निषाद और ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पर है। और आप महाराजगंज की अगर बात करेंगे तो कुर्मी, पटेल, चौरसिया, निषाद, ये वोट बैंक यहाँ पर है। और ये पांचों की पांचों सीटें यहाँ पर कमल खिल रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि इसमें गोंडा की सीट अगर कहें तो कीर्तिवर्धन की सीट है। डुमरियागंज में जगदम्बिका पाल है। मुझे लगता है कि इस बार उनको बदला जाएगा, उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। बस्ती में हरीश द्विवेदी सांसद हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। संत कबीर नगर और महाराजगंज में पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री हैं, बहुत मजबूत हैं, 5 बार के सांसद हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। तो एक तरह से कहें तो जो सर्वे दिखा रहा है वो लगभग उसी तरफ जा रहा है जहां पे जो महाराजगंज में देखिए सुप्रिया श्रीनेत लड़ी थी पिछली बार, 50,000 के आसपास मत मिले थे। उनके पिता हर्षवर्धन सिंह जीते थे, लेकिन अभी वहां कांग्रेस का कोई आधार बचा नहीं। देखिए, बस्ती में एक खास बात है कि बस्ती में लोकसभा में तीसरी बार बीजेपी की जीत हो सकती है, लेकिन वहाँ पे अगर आप विधानसभा देखेंगे तो 5 की 5 जो विधानसभा है वो बीजेपी के पास नहीं है, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी के पास है। तो वो एक फैक्टर आपको देखना होगा इसमें। गोड़ा में भी गोड़ा से ब्रजभूषण सिंह सांसद रह चुके हैं, कीर्तिवर्धन सिंह और ब्रजभूषण सिंह के बीच जरा एक आवाज रही थी, अब दोनों बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। खबर यह भी कि हो सकता है कि ब्रजभूषण सिंह इस बार गोंडा शिफ्ट हो जाए कैसरगंज की सीट छोड़कर। प्राची, अगली 4 सीटें पूर्वांचल की आखिरी 4 सीटें बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 2-2 का स्कोर है फिलहाल भाजपा और बसपा में। जी देखिए, अब देखिए सीटें हमने आपके सामने खोल दी है। बांसगांव, जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के खाते में सीट गई है। गठबंधन में बीजेपी यहां जीत सकती है। लालगंज की अगर आप बात करेंगे तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये सीट फिलहाल बसपा के पास है, दलित सुरक्षित सीट है, लेकिन लालगंज में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे घोसी की, तो ये सीट भी, जिसका उपचुनाव विधानसभा का काफी इंटरेस्टिंग हुआ था, ये भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सलेमपुर की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। घोसी का आपने बात की, जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ विधानसभा का, उस उपचुनाव में दारा सिंह चौहान जो हार गए थे भारतीय जनता पार्टी, और वो अखिलेश यादव ने कहा था ये इंडिया गठबंधन का पहला इम्तिहान है। पीडीए यहाँ पर जीता। और बता देता हूँ उसमें क्या हुआ था कि मायावती जो हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि भाई मेरे जो दलित वोटर हैं वो सपा को वोट ना करें, जाए ही नहीं वोट पर। लेकिन जो देखने में आया उन्होंने ये है कि दलित वोटरों ने ये जो सपा है उसको वोट किया।
इसमें लालगंज जो सीट है वो संगीता आजाद बसपा की सांसद है, अभी खबर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है। लालगंज की जो सांसद है, कोई छूटेगा? सभी आएंगे, 10 आने वाले हैं। नहीं लेकिन आज यूपी में, हिमाचल में, बिहार में, झारखंड में, सब जगह से लोगों के बीजेपी में आने की खबर है। टिप्पणी बहुत जरूरी है। देखिए, लोग आएंगे, बड़ा अच्छा है, पार्टी बहुत बड़ी हो रही तो सबको लेगी, लेकिन घोसी आपने अच्छा किया। वैसे तो यहाँ बसपा से सांसद अतुल राय थे, नारायण राजभर भाजपा से लड़े तो जो हार गए थे, लेकिन इसी घोसी लोकसभा की जो घोसी विधानसभा है, समाजवादी पार्टी ने दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था, भाजपा से आए थे, विधायक बने, वो लौटकर भाजपा में आ गए, अब उनको भाजपा ने एमएलसी बना दिया। लेकिन यहां पर सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से जीत गए थे। हर बार दल बदलू जीत जाए ये भी नहीं। ये कॉन्टेस्ट होगा या ये बिल्कुल क्लीन? नहीं, निश्चित घोसी मजबूत सीटों में होगी। घोसी भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान भी नहीं होगी। घोसी का समीकरण भी कठिन है उनके लिए, इतना आसान नहीं। कुछ बोलना चाह रहे हैं? जितने भी हमने स्कोर बस देख लिया, 28-1 स्कोर हो चुका है अब तक। बोलिए जी। लास्ट की जितने भी 10 सीटें हमने देखा, इसमें डुमरियागंज एक सीरियस प्रॉब्लम है भाजपा के। जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि शायद वहाँ के जो सिटिंग एमपी है उनको बदला जाए। जगदम्बिका पाल, वो 2009 में भी सांसद थे कांग्रेस के टिकट पे, उसके बाद भी भाजपा में आए थे, तो उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि देखना पड़ेगा कि बीजेपी कैंडिडेट वहाँ पे बीजेपी के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट है या नहीं है, क्योंकि लोकल लेवल पे बीजेपी के पास बहुत अच्छा कैंडिडेट वहाँ नहीं है। तो हो सकता है किसी और को बाहर से लाया जाए, लेकिन बीजेपी के लिए सीरियस प्रॉब्लम का क्या होगा? सोनिया गांधी की जगह वहां पर अब कौन लड़ेगा? लखनऊ में इस बार क्या होगा? तो आपके सामने सीटें अब खुलने जा रही हैं। अयोध्या की, बाराबंकी की, लखनऊ की सीट, रायबरेली की सीट और अमेठी की सीट, लगी हुई सीटें हैं सभी। अयोध्या जो पहले फैजाबाद थी, राम मंदिर बन चुका है, लाखों लाख लोग जा रहे हैं वहां पर। बीजेपी के लल्लू सिंह फिलहाल यहां से सांसद हैं, वो पहले यहां पर विधायक भी रह चुके थे। तो अयोध्या में लगता नहीं कि कोई भी यहां पर मुकाबला होना चाहिए। ये सभी सीटें भाजपा को जा रही हैं हमारे सर्वे के मुताबिक। बाराबंकी में भाजपा के पास सीट है, दलित मुस्लिम वोटर निर्णायक है, 1,09,000 वोट के मार्जिन से ये सीट निकाली थी बीजेपी ने। बिल्कुल, लेकिन लखनऊ जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, ये लखनऊ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीतेगी। जो सरप्राइजिंग है, जो शायद कांग्रेस कोशिश कर रही थी इस बार की रायबरेली और अमेठी को वो बचा पाए, तो रायबरेली और अमेठी नहीं बचा पाएगी। बड़ी खबर, ये बिल्कुल बड़ी खबर है और ये ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आ रही है। अगर आज चुनाव होते हैं तो रायबरेली और अमेठी बचाने की स्थिति में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। यही कहता है हर्षवर्धन जी, आपका आंकलन भी? रायबरेली भी जाएगी? नहीं, देखिए, रायबरेली में मुकाबला अभी भी कड़ा है, लेकिन आज की जो जिसको कहेंगे राज्यसभा सीटों के लिहाज से कहें तो रायबरेली और अमेठी, उनके विधायक इधर आए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, अयोध्या में लल्लू सिंह 50,000 के आसपास मतों से ही जीते थे, तो सीट कठिन थी, लेकिन अब समीकरण बदल गया और आज जो विधायक आए हैं, एक वो भी वहां के भी हैं। देखिए, सपा के एक बड़े नेता अवधेश प्रसाद को टिकट दिया है, अवधेश प्रसाद को दिया है टिकट, डोमा के सांसद है। समाजवादी पार्टी से अवधेश सिंह ने आज इधर किया है, लेकिन यहां पर अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी होगा और यहां भी प्रत्याशी मुझे यह जानना है, रायबरेली अमेठी में आपने ये बताइए भावेश, ये सर्वे ये सोच करके किया है कि अमेठी और यहां पर राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं? चर्चाएं है ना, ये तो आपने सोच के किया होगा सर्वे। देखिए, तब तक ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि राहुल गांधी का तो अमेठी सीट है, तो ये संभावना जरूर है कि राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं अमेठी में। वो यदि चुनाव लड़ते हुए तो उनके खिलाफ बहुत अच्छा कैंडिडेट स्मृति ईरानी है और वो अच्छा फाइट करे और जीतेंगे। राहुल हारेंगे को लेकर, राहुल दूसरी बार सीट हारेंगे अगर लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे तब भी हारेंगे, वो फैक्ट है। रायबरेली को लेकर जहां तक बात है, देखिए, रायबरेली में जब ये सर्वे हो रहा था तो एक सोनिया गांधी की तरफ से अनाउंसमेंट आ गई थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो अभी भी फाइट है वहां पे, कांग्रेस अभी भी फाइट में है एक सेंटीमेंट की वजह से, लेकिन बहुत ज्यादा लोग अब ज्यादा उस सेंटीमेंट को ओन नहीं करते, इसलिए बीजेपी के लिए वहां पे ऑप्शन है। और बीजेपी यदि शायद अच्छा कैंडिडेट, तो बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। और इसीलिए जो अभी की सेंटीमेंट है उसमें आप देखेंगे बीजेपी वहां पे, देखिए, मार्जिन समझ लें, अमेठी में राहुल गांधी हारे कोई 50-55 हजार वोट स्मृति ईरानी से, और रायबरेली से सोनिया गांधी जीती लगभग 1 लाख। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गैप था। जी, कुछ कहने संजय जी? नहीं, मैं ये कह रहा था भावेश, कई सीटों का भी आपने जिक्र किया, हम लोगों ने तकरीबन 25-26 सीटों का जिक्र कर लिया, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों को यह भी बताना चाहिए कि जब आप ये सर्वे कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अनाउंस हुआ है, तो क्या आपको लगता है क्योंकि आपका सर्वे इसके पहले हुआ होगा, तो इससे क्या इन सीटों पर कोई भी किसी सीट पर फर्क होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, खासकर रायबरेली, अमेठी, क्योंकि कुछ कंस्टिट्यूएंसी ऐसी होगी सर्वे के हिसाब से
जो थोड़ी मार्जिनल होगी। बिल्कुल। तो कुछ अगर इसका जिक्र दर्शकों के लिए करें तो। देखिए संजय जी, हमने ये सीरीज जुलाई में शुरू किया था। जुलाई में हमने इंडिया गठबंधन मानते हुए एक सर्वे शुरू किया था। उसी टाइम से हम इसको गठबंधन मान रहे हैं और उसमें हमें पहले से पता था कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस लड़ेगी और वहां पे सपा पहले भी कैंडिडेट, सपा बसपा कैंडिडेट नहीं देती है, तो वहां पे कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। लेकिन ओवरऑल जहां तक बात है कि इस गठबंधन से कितना असर पड़ेगा, मैं पर्सनली मानता हूं, सर्वे में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा आगे जाके कि सपा बसपा गठबंधन से सपा को फिलहाल कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को हो सकता है कि जो 17 सीटें उनको मिले, 17 सीटें मिली है तो 17 सीटें पर नंबर 2 पोजीशन पे या जो भी आगे आने वाले सर्वे में दिखेगा। लेकिन रिजल्ट आउट कर दिया आपने, नंबर 2 पर ही आएगी मतलब कांग्रेस। कहने का मतलब यह है कि सपा को जितना भी कांग्रेस का वोट जो खासकर यदि नाम ले, यदि मुस्लिम वोट जितना उनको कॉन्सुलेट होना था 2022 में, 2017 में, 2019 में हो चुका है। हमको ये बताइए, रायबरेली अमेठी पे क्या सेंटिमेंट है पूरे यूपी में या पूरे देश में? यदि मैं इस बात को कहना नहीं चाहता, पर चूंकि आपने पूछ लिया तो मैं कहूं, पूरे देश में या पूरे यूपी में एक सेंटिमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, अर्बन में जरूर है कि काउंटर, एंटी काउंटर बहुत ज्यादा है, लेकिन रूरल में जो सबसे ज्यादा फैक्टर आज की डेट में काम के, खासकर यूपी में, वो है जय श्री राम। इसलिए वो रायबरेली में भी है, अमेठी में भी है, बाकी जब आप पूरे देश की बात करते हैं तो क्या उसमें तमिलनाडु भी है, आंध्रा भी है, तेलंगाना भी है, केरल भी शामिल है? सर कुछ अगले सर्वे के लिए छोड़ दीजिए हमारे लिए। नहीं, इन्होंने कहा पूरे देश में सेंटीमेंट है, तो मुझे लगा कि कम से कम रायबरेली अमेठी पर एक बात यह भी समझनी चाहिए कि कांग्रेस के पास तो कोई विधायक तक नहीं है। यहां की दोनों लोकसभा की 10 विधानसभा सीटों में एक भी विधायक नहीं है। रायबरेली में 4 समाजवादी पार्टी के हैं, एक आज ही चले आए। अमेठी से जो समाजवादी पार्टी के थे आज ही चले आए, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमेठी विधानसभा लोकसभा में है और रायबरेली में अकेली विधायक अदिति सिंह है। तो कुल मिलाकर जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मैं फिर से कह रहा हूं, पुराने समीकरण पे जो समाजवादी पार्टी जीती थी, इस बार वो जाति समीकरण उसके पक्ष में नहीं। देखिए, सर्वे की अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो एक सीट थी रायबरेली की, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी हार सकती है इस बार। रायबरेली भी भाजपा जीत सकती है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ भी लें तो भी सर्वे यह कह रहा है कि वो ये सीट हार सकते हैं। अभी बीजेपी ने भी तो तय नहीं किया कि स्मृति ईरानी लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने वहां घर भी बना लिया, तो मानते हैं कि वहां स्मृति ईरानी है और कॉन्टेस्ट राहुल गांधी से भी हो जाए तो भी ये सीट बीजेपी ही जीत रही है। ये हमको अभी सर्वे अभी तक बता रहा है। अगली 5 सीटों पर बढ़ते हैं। अवध की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा और सीतापुर, ये 5 सीटें, ये भी पांचों भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्राची, देखो, देखिए, अवध की अभी तक 10 सीटें हमने खोली हैं और इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रायबरेली, अमेठी जरूर शॉकिंग हो सकता है, लेकिन आगे अगर आप बढ़ेंगे, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, खीरी, धौरहरा और सीतापुर, इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है अगर आज चुनाव होते हैं तो। सुल्तानपुर की अगर आप बात करेंगे तो मेनका गांधी यहां से सांसद हैं। 19 के चुनाव में सिर्फ 14,000 वोटों के मार्जिन से जीत पाई थी सुल्तानपुर में मेनका गांधी, लेकिन इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। कम से कम ओपिनियन पोल तो ये बता रहा है। राहुल, देखिए, मैं 2-3 सुल्तानपुर में तो आपने बात कही दी है, पर यह भी संशय है कि जो मेनका गांधी है और उनके जो पुत्र हैं उन दोनों को ही टिकट मिलेगा या नहीं। 14,000 वोट के मार्जिन था। मैं यही बोल रहा हूँ, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही बहुत बड़ी संशय है। दूसरा, अयोध्या पे मैं अगर बात करूं तो अयोध्या में देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक है। हाँ, ये बात सही है कि वहाँ पे राम मंदिर का पूरा असर है, लेकिन वहाँ पे अगर विधानसभा आप देखेंगे, 3 विधानसभा बीजेपी के पास है, 2 सपा के पास है। तो ऐसे में जो सपा का कैंडिडेट, लेकिन मोदी के नाम का है ना, मैं वो समझ रहा हूँ, पर आप उसको सही, वहाँ दलित वोट काफी है, फिर उस तरह से हम बात करेंगे। तो दूसरा, मैं लखनऊ का एक बात और कहूँगा, लखनऊ में क्या राजनाथ सिंह जो है कैंडिडेट रहेंगे? ये बड़ी ऐसा सवाल ही पूछ गया है तो इसका जवाब दें तो फंसे, नहीं दें तो फंसे। तो ये बड़े बात होगी। और देखिए, वहां से जिसको समाजवादी पार्टी जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कर रही है, वो बड़े धरातल का व्यक्ति है। उसने बहुत ज्यादा धरातल पे काम किया हुआ है। फर्क पड़ता है कौन लड़ेगा लखनऊ में? फर्क पड़ता है क्या इस बात का? नहीं, अगर वो नहीं है तो फिर सारी सीटों पे असर नहीं पड़ता। पहली बात तो ये कि राजनाथ सिंह जी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इस पे कोई संशय नहीं, निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सुल्तानपुर पर एक लाइन में जरूर बोलूंगा, मेनका गांधी जी जो 14-15 हजार से वोटों से जीती हैं, उसके पहले उनके पुत्र वरुण गांधी ये सीट इतनी खराब करके गए थे पीलीभीत कि वो जीतने की स्थिति हो गई, वरना शायद वरुण गांधी लड़ते तो वहां से चुनाव हार भी जाते। अच्छा, ये खीरी की सीट जो है, ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की खीर है, वहां जहां पर किसान जो है वो कुचले गए थे, तो वो वहां पर वो फैक्टर, लेकिन लगता नहीं कि इस बड़े इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में कोई मुद्दा जो है वो रह जाता है। अगली 5 सीटों पर हम लोग बढ़ लेते हैं। अब
अब देखिए, अब हम धीरे धीरे जो है आपको लेकर के चल रहे हैं बुंदेलखंड की तरफ। हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, मोहनलालगंज, पहले ये अवध की सीटें हैं। जी हाँ, धौरहरा, माफ कीजिएगा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव और मोहनलालगंज, ये सीटें भी भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टैली आप देख लीजिए, अभी तक हमने आपके सामने 43 सीटें खोली हैं और स्कोर 42-1 है। केवल एक सीट आजमगढ़ जो है सपा को जा रही है, वरना रायबरेली भी जो सीटें थी वो भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं हमको। रायबरेली की सीट भी भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही है। अवध की 14 सीटें वो भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। प्राची, बिल्कुल, यानी अवध में तो समाजवादी पार्टी के लिए या इस पूरे गठबंधन के लिए कोई मौका है नहीं। रायबरेली और अमेठी में जरूर वो गुंजाइश लेकर चल रहे थे, लेकिन यहां पर भी फिलहाल ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि कोई गुंजाइश नहीं है। बीजेपी इन सीटों को भी अब छीन सकती है। रायबरेली जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास बची थी, वो सीट भी उसके हाथ से जा सकती है। इसके अलावा आप देख लीजिए टैली, आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही रंग नजर आ रहा होगा। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक अपना गढ़ है आजमगढ़, उसे बचाने में कामयाब रह पाएगी। संजय जी, राहुल गांधी ने सारा प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा के अंदर हम दिखाया। सबसे ज्यादा वक्त वो यूपी में ही रहे हैं और कुछ जगहों पर जब वो इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ गए तो भीड़ भी उस पर काफी नजर आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हमें पहुंचे नहीं है, लेकिन कोई असर लेकिन क्या राहुल गांधी का कांग्रेस का यूपी में नहीं दिखाई देता? बिल्कुल मार्जिन पर चली गई पार्टी। देखिए, अगर वोट के नजरिए से देखें आप, 2022 का विधानसभा चुनाव देख लें, 19 का लोकसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव, वो अपने आप में प्रमाण है। अब इस वक्त तो हम अटकल लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के यात्रा का असर होगा या नहीं होगा 2024 के चुनाव में, लेकिन उसके अगर हम उसे किनारे रख दें और देखें, हमारे पास प्रमाण है बिल्कुल साफ कि राहुल गांधी का असर न तो 2022 के विधानसभा चुनाव, न 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में कुछ दिखाई पड़ा यूपी की राजनीति के नजरिए से। तो 2024 में क्या ऐसा कुछ नया मतलब कीर्तिमान वो स्थापित कर पाएंगे यूपी में? मुझे नहीं लगता कि इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। देखिए, जैसे संजय जी कह रहे थे, अब कांग्रेस का एक पैटर्न देखिए, 2014 से लगातार कैसे कैसे वोट उनका ग्राफ गिरता रहा है। 2022 में आप देखें उनका वोट गिर के 2.3% रह गया है। तो 2.3%, वो भी जब पूरे के पूरे सीटों पे लगभग लड़ रहे थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा फैक्टर राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का रहता नहीं है। जो आपका सवाल पहले था या संजय जी का जो सवाल था कि सपा उसके गठबंधन से किसको कितना फायदा होगा, 2.3% का वोट है। यहाँ पे बीजेपी 50% से ऊपर लगभग हर जगह वोट लेके आ रही है। तो 2.3 में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। सपा के पास आप देखेंगे 2019 में 18% वोट थी और 2022 में बढ़ के 32 हो गया। उसमें 2-2.5% और जोड़ दी 34। उसका बहुत ज्यादा काउंटर दिखता नहीं है कि कांग्रेस से सपा को बहुत ज्यादा फायदा कहीं भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जो मुस्लिम का कंसोलिडेशन की जहां तक बात थी, मैं पहले भी कहता हूं मुस्लिम का कंसोलिडेशन बहुत पहले हो चुका है, उसमें बहुत ज्यादा होता नहीं है। पता है 2014 में भी कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन 2017 में आप जैसे होगा ये कांग्रेस का वोट थोड़ा बढ़ जाएगा। 6% वोट था पिछली बार, बिल्कुल 6% था जब वो 80 सीटों पे खुद लड़े थे। एक सीट शायद किसी और को देते, जब खुद लड़े थे तब 6% था। हाँ, तो अब यदि 17 सीटों पर लड़ेंगे तो मुझे नहीं पता कितना वोट बढ़ेगा, अभी देखने की बात होगी। हालांकि वो फाइट में नंबर 1 नंबर 2 पे तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि और कोई अपोजिशन तो है नहीं। हाँ, तो इंडिया वैसे उनमें वो 17 सीटों में जहां भी वो नंबर 2 में, या हो सकता है कहीं और बसपा का जहां भी चैलेंज होगा तो वहां पे रहेंगे, लेकिन पहले से बेटर कंडीशन में रहेंगे। वोट शेयर हो सकता है बढ़ जाए, सीट कितना जीतेंगे वो अभी। देखिए, पूर्वांचल और इसके अलावा अवध पूरी तरीके से स्वीप भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। 42-1 43 सीटों में से अभी तक ये स्कोर दिखाई दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं बुंदेलखंड की ओर। प्राची, बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड की 4 सीटें हैं, चारों सीटें बीजेपी के पास हैं और इस बार भी बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी को होने वाली नहीं है। ओपिनियन पोल ये बता रहा है। जालौन की आप बात करेंगे तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। झांसी जो कि कांग्रेस के खाते में गई है, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हमीरपुर में भी बीजेपी जीत सकती है और बांदा में भी बीजेपी जीत सकती है। यानी बुंदेलखंड बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। हालांकि पूर्वांचल की बात करिए, अवध की बात करिए, बुंदेलखंड की बात करिए, कहीं पर कोई चैलेंज बीजेपी के सामने नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक सीट है जो समाजवादी पार्टी बचा सकती है, वो भी आजमगढ़ है और इन चारों सीटों पर भी बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रख सकती है। हाँ, बोले लगता है कि झांसी सीट से इस बार उमा भारती चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उमा भारती ने घोषणा की कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने पार्टी को ऑप्शन दिया है, या तो मुझे झांसी से टिकट दीजिए, या मुझे आप भोपाल से टिकट दीजिए, या मुझे आप खजुराहो से टिकट दीजिए। तीनों जगह से वो सांसद रही है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि झांसी से वो 2014 में सांसद रही थी, उनकी कोशिश है कि मैं झांसी से चुनाव लड़ूं, और वैसे भी बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड बन चुका है, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेंगी। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। कोई सरप्राइज इसमें? देखिए, एक तो ये है कि बांदा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल सीट थी, बहुत कम मतों के अंतर से 50,000 के आसपास से आर.के. सिंह पटेल जीते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए झांसी बहुत स्ट्रांग सीट है। मुझे नहीं लगता कि उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी अब झांसी से दोबारा लड़ाने जा रही है। इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है बुंदेलखंड में पानी को लेकर, सड़क को लेकर और जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको लेकर इस सरकार ने जितना काम किया है। आप झांसी चले जाइए, 5 साल 7 साल पहले का झांसी और अभी का झांसी, आपको आमूल चूल परिवर्तन दिखेगा, उसका भी बड़ा असर दिखता है। चलिए अब आप बुंदेलखंड से आगे बढ़ते हैं और आपको केंद्रीय उत्तर प्रदेश में लेकर के चलते हैं। सेंट्रल यूपी की तरफ बढ़ेंगे अब हम, और वो जो सीटें हैं वो हैं अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। ये 5 सीटें, और ये 5 सीटें भाजपा के पास जा रही हैं अभी इस बार, और ये पहले से भाजपा के पास ही हैं। बीजेपी की डोमिनेंस वाला जो है, प्रभाव वाला ये सारा इलाका है। अलीगढ़ की आप बात कीजिए, यहाँ पर दलित और मुस्लिम बहुल सीट ये मानी जाती है। हाथरस ये जाटव और ठाकुर बहुल सीट है। मथुरा ये बिल्कुल बीजेपी के दबदबे वाली सीट है, और अब तो जयंत चौधरी भी इधर आ गए हैं। और 24 का चुनाव जो है वो मथुरा की शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का जो विवाद इस वक्त चल रहा है, और बड़े वो भी सुर्खियों में है काशी को लेकर, काशी के बाद उसके बीच में ये चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, आगरा में की अगर आप बात करेंगे तो दलित सुरक्षित सीट है, बीजेपी यहां पर जीत सकती है। 14 और 19 दोनों चुनाव में बीजेपी यहां लगभग 55% वोट लेकर जीती थी। वहीं फतेहपुर सीकरी की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में राज बब्बर कांग्रेस से यहां चुनाव लड़े थे और बुरी तरीके से हारे थे। भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी। इस बार भी कांग्रेस के पास है। हाँ, इस बार भी कांग्रेस ही लड़ रही है यहाँ। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस जिन 4 सीटों पे नंबर 1 या नंबर 2 रहती है, इसमें एक फतेहपुर सीकरी भी वही कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस जो है वो कोई रिवाइवल होगा वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, और साफ दिखाई देता है कि ये जो सीट है कांग्रेस को मिली तो है, लेकिन ऐसा कोई चुनाव कांग्रेस बहुत लड़ने नहीं जा रही है जिसमें कोई भी फाइट जो है वो बीजेपी की लड़ रही है। और स्कोर देखें, 52 सीटों का आपके सामने सर्वे आ चुका है, और सर्वे ये बता रहा है 51 यानी 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है, और 1 सीट केवल वो सपा के पास। यानी कि बिल्कुल कहीं से भी आपको इंडिया गठबंधन का, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का कहीं कोई असर आपको दिखाई नहीं देगा। सब भगवा आपको जो है वो स्क्रीन पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की हकीकत है, और ये जिस तरीके से सीटें आगे बढ़ रही हैं, देखिए हम लोग 52 सीटों की बात कर चुके हैं, 80 सीटों तक हमको जाना है। तो जिस टारगेट के साथ भारतीय जनता पार्टी चली है इस बार, प्रधानमंत्री ने कहा 80 में 80, हम कहते हैं क्या 75 पार होगा उत्तर प्रदेश में, काफी मुमकिन दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें क्योंकि जितनी बसपा की सीटें थी वो भाजपा को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एक कांग्रेस की सीट, रायबरेली की सीट थी, वो भी इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। सोनिया गांधी जब वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, तो केवल एक आजमगढ़ ऐसा है कि जो मुकाबला में समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल सकती है। हालांकि एक बाई इलेक्शन में ये बीजेपी जीत चुकी है, अब इस बार भी बसपा अलग लड़ रही है, तो यहां पर कुछ कॉन्टेस्ट बन जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल यहां पर समाजवादी पार्टी आगे, उसके अलावा सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है। प्राची बिल्कुल। और देखिए, अब उन इलाकों की बात कर लेते हैं जहां समाजवादी पार्टी का आप कह सकते हैं कि अच्छा खासी मौजूदगी रहती है, और जो परिवार है, जो गढ़ है, और जो परिवार है वो यहां से चुनाव लड़ता है। जो यादव परिवार है, जो मुलायम सिंह यादव का परिवार है, वो यहां से चुनाव लड़ता है। तो ये सीटें भी आपको बता देते हैं। देखिए, फिरोजाबाद, जहां से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, अक्षय यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, ये भी बीजेपी जीत सकती है। मैनपुरी, यहां से डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, ये सीट है जो समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब रह सकती है। तो एक हो गया आजमगढ़ और एक हो गई मैनपुरी। बड़ी देर के बाद कोई हरी बत्ती जली इस पर। वहीं देखिए, उसके आगे आप चलेंगे तो फिर से आपको भगवा रंगी नजर आएगा। मुलायम सिंह यादव कहते भी थे कि देखिए मैनपुरी और पूरब में हमारा मैनपुरी है आजमगढ़, तो ये सर्वे में भी नजर आ रहा है कि ये दोनों ऐसे गढ़ हैं समाजवादी पार्टी के लिहाज से जिसको ध्वस्त करना आज भी भाजपा के लिए चुनौती। भाई फिरोजाबाद लेकिन सपा के पास थी, अक्षय यादव की सीट है, बिल्कुल वो भी इस बार भाजपा निकालती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से 2019 के अंदर तो जरूर हार गई थी, मतलब समाजवादी पार्टी वहाँ से घर में विद्रोह हो चुका था वहाँ पर, इसके कारण हार गए थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ बेहतर करते हुए दिख रही है। मैनपुरी तो खैर गढ़ी है, मुलायम सिंह यादव लगातार वहाँ से रहे, उसके बाद अब वहाँ से डिंपल यादव सांसद है, तो मैनपुरी तो लग ही रहा था कि समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतेगी। एटा में जरूर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कल्याण सिंह के पोते यहाँ से सांसद है, बेटा सांसद है एटा से।
हाँ, इटावा की अगर बात करें तो देखिए सैफई यहीं पर आता है, जो ग्रीक क्षेत्र है मुलायम परिवार का, वो यहाँ पर आता है। लेकिन इटावा की जो सीट है वो 14 में भी बीजेपी ने जीती, 19 में भी बीजेपी ने जीती और इस बार भी बीजेपी इस सीट को जीत सकती है। इटावा वही सीट है जहां से 1991 में काशीराम को मुलायम सिंह यादव ने सांसद बनाया था। इसमें कोई सरप्राइज नहीं दिखाई दे रहा कि अखिलेश यादव या यादव परिवार के बिल्कुल गढ़ में जो है फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैनपुरी अभी भी वो एक ऐसा आइलैंड है जहां नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी। मैनपुरी को क्रैक करना ये बीजेपी अभी भी यादव बहुल्य इलाका है, 3.5 लाख से ज्यादा यादव वोट है वहां पर। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहां पे यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, मुश्किल है वहां पर बीजेपी जो है सेंध लगा पाएगी। हाँ, कुछ कह रहे हैं भावेश, बोलिए। यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन वहां पे देखेंगे तो लगभग 60% के आसपास हो जाती, तो इसलिए वो सीट जितना मुश्किल, हालांकि पिछले 2019 में देखेंगे तो मुलायम सिंह होते भी लगभग 95,000 वोट से ही जीते थे। आजमगढ़ लगभग 2.5 लाख वोटों से जरूर अखिलेश यादव जीते, 2.5 लाख या 2,70,000 आई थिंक। लेकिन मैनपुरी में उनको प्रॉब्लम हुई थी, जबकि सपा बसपा का गठबंधन था और एक तरफ ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं नजदीकी मुकाबला बीजेपी जीत न जाए। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि जो बीजेपी जिस पर दाव खेलना चाहती है, साक्य वहाँ पे यादव के बाद जो साक्य कॉम्बिनेशन पे उनके बीजेपी जाना चाहती है, बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं पेश कर पाएगी, क्योंकि ये एक गढ़ जरूर है और 60% वोट जो उनका एक थ्रेशोल्ड है वहां पे टूटता नजर नहीं आ रहा। इसलिए देखिए आप इस बात को, अब ये परिवारवाद का इल्जाम भाजपा लगाया, नरेंद्र मोदी लगाया अखिलेश यादव के ऊपर, वो ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव इससे पीछे हटते नहीं है। उन्होंने आज अब भी जो टिकट बांटे हैं उसमें 3 टिकट शायद उन्होंने अपने परिवार को दिए अभी भी। तो उसमें उस लिहाज से अगर मैं संजय जी से जानना चाह रहा हूं सर, उस बेल्ट के अंदर जो आपका फैमिली का इलाका है, जहां गांव है आपका, जहां से मुलायम सिंह यादव थे, उस इलाके के अंदर भी अगर एक सीट छोड़कर बाकी सब भाजपा ले जा रही है, तो ये क्या बता रहा है? देखिए, जितनी सीटों का जिक्र अभी तक किया गया है सौरभ, हवा रुख किस ओर है बहुत साफ है। या यूं कहें कि 80 सीटों में इक्का दुक्का सीट इंडिया गठबंधन के पार्टनर, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीत जाएंगे। जितनी सीटों का जिक्र अभी आपने किया, सिर्फ 2 सीटें ऐसे दिखाई पड़ती हैं। पूरब की ओर जाएं तो वहां आजमगढ़, और सेंट्रल यूपी के आसपास के इलाके को देखें तो वहां मैनपुरी। ये 2 सीटों को छोड़ करके कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर कांटे का मुकाबला भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। इस नजरिए से देखें तो बाकी सीटों में भी कुछ ऐसा ही रुख दिखाई पड़ने वाला है, और लगता है कि पूरा यूपी 80 सीटें जो है वो पूरा भगवा का भगवा दिखाई पड़ेगा जब 2024 के चुनाव के नतीजे आएंगे। और ये भी 2 सीटें जो आपको दिखाई दे रही है, एक अखिलेश यादव की सीट है, एक पत्नी डिंपल की सीट है, डिंपल यादव जी की सीट है, और एक परिवार में भी एक युगल के बीच में, एक दंपत्ति के बीच में जो है वो सीट जाती है। नहीं, लेकिन एक चीज मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि देखिए, हमको ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि यादव मतदाता वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए, पहले दूसरी जातियों के लिए वैसे माना जाता था, फिर वो छोटी छोटी पार्टियां बनी, उन्होंने गठजोड़ करना शुरू किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, और बार बार हम ये कैसे मान सकते हैं कि राम मंदिर की लहर सब में चलेगी और यादव मतदाता कहेगी नहीं हम वहीं के वहीं बने? अगर बने होते तो और सीटों पर असर दिखता, इटावा पर दिखता, फर्रुखाबाद पर दिखता, फिरोजाबाद पर दिखता। तो ऐसा नहीं कि वो कोई कांस्टेंट फैक्टर है, उस के फैक्टर में भी कुछ न कुछ इरोजन हुआ है, कुछ मुश्किल इरोजन हुआ है। लेकिन मैं अब गोरखपुर का यादव या मथुरा का यादव जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात मेरे लिए अगर एटा का, इटावा का जा रहा है, वो समझना हमको चाहिए कि वो उस गढ़ का यादव भी जो है वो छिटक गया इस बार। नहीं, मुझे लगता है सौरभ कि जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, अगर आप यूपी में देखें एक आमूमन एक यादव मतदाताओं के बीच में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अछूता है और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ गया है। लेकिन जिन 2 सीटों पर अभी दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है, वो 2 सीट कौन है? आपने जिसका जिक्र किया, एक जगह अखिलेश यादव लड़ सकते हैं और दूसरी जगह डिंपल। मुझे लगता है अभी भी उनका जो यादव मतदाता हैं, उनके लिए ये 2 एक सिंबल के जैसे हैं कि भाई आप समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को तो शायद वोट ना करें, आपके साथ अभी भी हम खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए केवल एक मैनपुरी और एक आजमगढ़ बचाने में कामयाब समाजवादी पार्टी इस बार हो सकती है। तो ये बड़ा अभी तक का जो सर्वे है, ये तो बहुत ही खराब स्थिति इस वक्त जो है गठबंधन के लिए दिखा रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का स्वीप एक तरीके से अब आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश के अंदर। जो हवा बह रही है, जिसको अभी बिल्कुल खुल करके कहा भावेश ने, ये राम लहर है, ये राम मंदिर की लहर है, और जय श्री राम ये नारा गूंज रहा है इस वक्त। अभी आप बात कर रहे थे हमसे कुछ कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में क्या अंतर आपने पाया सेंटिमेंट में लोगों के?
देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो एक शहर में और खास कर देखें तो बहुत पहले बीजेपी को चिढ़ाया जाता है कि ये शहरों की पार्टी, शहरी लोगों इनको वोट करते हैं, लेकिन आज के डेट में देखें और एक पैटर्न देखें 2014 के बाद आप देखेंगे बीजेपी लगातार अपने आप को जो रूरल एरिया उसमें मजबूत करती जाए। उसमें जो राम मंदिर का जो इशू है, जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, उसमें एक बहुत कैटलिस्ट की काम कर रही है और इसका असर सबसे ज्यादा जो है रूरल में है और वो यूपी में भी है और अदर जगह जैसे संजय जी ने कहा तमिलनाडु में है, बिल्कुल है तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु में जीतने के लिए वो स्थिति में है या नहीं है वो देखने की बात है। नहीं तो लोग जब आप जाते हैं आपकी भाई आप जैसे सर्वे होता है कि आप जहां आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, किसको वोट करेंगे, नाम क्या आता है सीधा? योगी बोल मतलब उसमें कुछ कोई और नाम भी आता है, कोई वो वजह बताते हैं या बस मोदी? देखिए सिर्फ हमारा राम का मंदिर बन गया इसीलिए? एक बड़ा फैक्टर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसी वजह से बीजेपी जीतेगी या इसी वजह से बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटों पे फायदा हो रहा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है और फैक्टर है मोदी जी का अपने 10 साल का जो काम है वो भी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। यूपी में जिस तरह का 10 साल से काम हो रहा है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ जो सोशल इक्वेशन पे जिस तरह बीजेपी काम करते हैं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अलग अलग स्टेट में आप जाएंगे तो उस तरह दिखेगा आपको। अब आप जैसे तमिलनाडु में जाए, केरला में जाए, उस तरह का सोशल इक्वेशन नहीं बन रहा है, उस तरह का कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के पास, उस तरह का काम बीजेपी को करने का मौका नहीं मिला कि लोगों को दिखे। इस वजह से शायद वहां पे बीजेपी सीट ना जीत पाए। लेकिन जहां तक असर की बात है, कुछ ना कुछ असर तो हर जगह है। चलिए अभी हम केंद्रीय उत्तर प्रदेश की 4 सीटें बची हैं उसका जिक्र और कर लेते हैं। कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और फतेहपुर, इन सीटों का जिक्र कर लेते हैं कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं, ये भी भाजपा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। कन्नौज, इत्र कांड आपको याद होगा, बड़ा मशहूर था। एक घर के अंदर जो है अंबार ढेर जो है नोटों का मिला था और आज तक ये तय नहीं हो पाया वो नोट थे किसके, कौन सी पार्टी के थे, ये अभी तक तय नहीं हो पाया क्योंकि दोनों सपा और भाजपा एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। कानपुर की सीट, कानपुर नगर की सीट जो है ये कांग्रेस को मिली है, लेकिन 2 बार से ये भाजपा के पास है। ब्राह्मण वोटर यहां पर काफी प्रभाव वाला होता है। और देखिए ऐसे अकबरपुर की आप बात करेंगे तो पिछड़ी जातियों की डोमिनेंस वाली सीट है, लेकिन किसी एक जाति का यहां पर दबदबा नहीं है, ये सीट भी बीजेपी जीत सकती है। फतेहपुर की अगर आप बात करेंगे तो दलित, ठाकुर और ब्राह्मण डोमिनेंस वाली सीट है, यहां से बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति सांसद हैं और एक बार फिर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। तो देखिए आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 सीटों को छोड़ दीजिए, यहीं पर हरा रंग आपको नजर आएगा, बाकी आपको भारतीय जनता पार्टी का ही रंग नजर आएगा। जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है उस टारगेट के बहुत हद तक करीब पहुंचती हुई तो बीजेपी नजर आ रही है। देखिए और इसमें कन्नौज जो है ये डिंपल यादव जहां से जीती थी, कन्नौज ये भी जो एक बेस हुआ करता था ये यादव परिवार का, समाजवादी पार्टी का, लेकिन इसको पहले ही तोड़ चुकी है भाजपा। डिंपल यादव जो है वो चुनाव हार गई, आपको याद होगा मतों से सुब्रत पाठक जीते थे, सुब्रत पाठक, और उनको सचमुच बड़ी मेहनत करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी सोचना होगा कि प्रत्याशी के तौर पर भी बदलाव की जरूरत है क्या। मुझे लगता है कि कन्नौज और अकबरपुर दोनों सीटों में एक चिंता है उनके लिए कि क्या प्रत्याशी बदलने अभी एक सीट बचाने के लिए, वैसे मतलब हम लोग हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रत्याशी तो अनाउंस नहीं हुए हैं शायद। कन्नौज में डिंपल फिर लड़ेंगे, जैसा आपने बताया कि भाई उनके होने से भी प्रभाव पड़ेगा ना? नहीं, निश्चित। और वहां पर कन्नौज में बहुत बात हो रही है, कन्नौज में ये भी बात हो रही है कि डिंपल यादव को, क्योंकि 2019 में जो है चुनाव हारी थी, आपके लिए सेफ है ही पहले से चुनाव हारी थी, तो कहीं अखिलेश वहां ना चले जाए, तो बहुत बदला लूंगा मैं, वो उस तरह की भी बातें चल रही है। जाएंगे नहीं जाएंगे कहना नहीं मुश्किल है, लेकिन ये बात सही है कि ये ऐसी सीट है जहां पर अगर यादव और मुस्लिम देखें तो वो 16% है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ब्राह्मण देखें और राजपूत देखें तो भी बराबर की वो है। तो यहाँ पर ये जो सीट है बहुत आसान सीट नहीं है, किसी और भी जाने वाली सीट। देखिए आजमगढ़ कन्नौज से तो अखिलेश यादव सांसद थे, जब मुख्यमंत्री बने वो 2012 में, तो उन्होंने यहाँ से उपचुनाव में डिंपल को चुनाव लड़ाया था, डिंपल वहाँ से जीती थी, फिर 2014 में जीती, लेकिन 2019 में हार गई डिंपल यादव वहाँ से। तो कन्नौज बेसिकली समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, अखिलेश यादव यहाँ से खुद सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने सीट छोड़ी थी। तो मुझे लग रहा है कि कन्नौज सीट ऐसी जो बीजेपी लेके जा रही है, तो ये एक बड़ा गढ़ अखिलेश के हाथ से फिर से निकल रहा है। मेरे को लगता है कानपुर को लेके मैं एक बार बता दूं, ज्यादा बता पाएंगे। कानपुर में शायद मेरे ख्याल से चेंज होगा, बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट को चेंज करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम करा, उनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा माहौल है नहीं। और पिछली बार में याद होगा स्थिति बहुत अच्छी है, पिछली बार आपको याद होगा कन्नौज एक ऐसा सीट है जैसे सबसे पहले मैंने कहा था कन्नौज सीट सपा हार रही है, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कैसे संभव है, लेकिन वो सच साबित हुआ था। कन्नौज में बीजेपी का जो कैंडिडेट अभी है सुब्रत पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वहां पे कॉम्बिनेशन जैसे कह रहे थे कि यादव वोट टूटता है कि नहीं टूटता, वहां पे बिल्कुल टूटता है, यादव वोट टूटता है, तभी तो वहां पे वो बीजेपी को जीत मिली थी, और फिर वही कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए
बन रहा है। हाँ, हो सकता है कोई और कैंडिडेट दे दे तो वो फिर देखने की बात होगी। अभी तो हम आज की परिस्थिति की बात करें जहां पे वो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई और कैंडिडेट आता है दोनों पार्टी की तरफ से तो उस टाइम की बात अलग होगी। देखिए 61 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है और स्कोर कार्ड आपको दिखाई दे रहा है 59-2 61 में से 59-2 और 2 सीट्स केवल समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखती है हमको, आजमगढ़ और मैनपुरी। और जो 2019 का जो स्कोर कार्ड था, जो जितनी सीटें भाजपा जीती थी वो थी 62। तो अगर आप इस लिहाज से देखिए तो लगभग वहां पहुंच ही चुकी है, लगभग वहां पर जो है टैली जो है पहुंची है और अभी तो 29 सीट अभी और खुलना बाकी है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि भाई 2019 के तो पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, देखिए 2019 के पार जा रही है और 2014 में जो सीटें आई थी उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इजाफा करेगी। एक बड़ा टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर राम लहर काम कर रही है तो मोदी की गारंटी कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जैसे गांव में बीजेपी आगे बढ़ रही है और गांव के लोगों से जो संवाद पीएम का हो रहा है, क्या वो भी कोई बदलाव हर्षवर्धन जी वोटर्स के मन में लाता है जो पीएम बात करते हैं लाभार्थियों से? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा चर्चा नहीं की जाती और कहा जाता है कि भाई वो लाभार्थी कह रहे हैं, प्रचार जैसा दिखता है। लेकिन सच बात यह है कि इतनी स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी एक नेता ने आजाद भारत के इतिहास में कभी बनाई ही नहीं, जिसको घर मिल गया है। आप सीधे सीधे सोचिए कि 1,30,000 रुपए उसके खाते में चले गए और वो अपना घर बना लेता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, तो फिर उसको कुछ और समझाने की जरूरत नहीं, किसी कैंपेन की आवश्यकता नहीं। और आप अभी पूछ रहे थे तो भावेश कह रहे थे, मेरा यह मानना है कि राम मंदिर और उसके ड्राइवर के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा, लेकिन जब डिब्बे की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सप्रेस है तो उसमें डिब्बे के तौर पर ही लाभार्थी दिखता है, विकास दिखता है, एक्सप्रेसवे दिखता है, कॉरिडोर दिखता है और लोगों को दिखता है कि एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है जो गवर्नेंस लेकर उनके दरवाजे पर खड़ी। और पीडीए का क्या हुआ? नहीं, मुश्किल यह है कि पीडीए होता, लेकिन पीडीए जिसको हम कहते हैं ना कि हम कोई बात कर रहे हैं, हमारा अपना कॉन्फिडेंस टूट रहा है और पीडीए ने आज राज्यसभा के चुनाव दिखा दिए। समझ में आ गया कि वो दरअसल नारा जब आप कोई देते तो उसके पीछे कुछ बुनियाद रखते हैं ना, तब तो उस पर इमारत खड़ी करेंगे। सिर्फ हवाई नारा देने से उसका हर्ष वही होता है जो अखिलेश यादव के कई चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें हमको जब विपक्ष बहुत बुरी तरीके से पिछड़ता हुआ दिखाई देता है तो हम लोग विपक्ष की कमियों की ज्यादा बात करते हैं। लेकिन क्या संजय जी ये भी ठीक नहीं है कि अगर जिस ताकत के स्ट्रेंथ में इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं, अगर आपके सामने कोई इतना विशालकाय नेता जो है वो खड़ा हो और उसका बेस इतना स्ट्रांग हो तो विपक्ष कई बार चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता। कई स्ट्रेटजीज अच्छी होती हैं, शायद पीडीए किसी और परिस्थिति में काम कर जाता या राहुल गांधी का जाति जनगणना का कार्ड काम कर जाता, लेकिन यहां सब नरेंद्र मोदी के सामने फेल है। बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि जब आपका प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हो, और वो तो है, इसके कई प्रमाण हैं। आप 2019 के लोकसभा चुनाव में देखें बीजेपी का वोट प्रतिशत कितनी सीटों में 50% से ज्यादा वोट है। 224 सीटों पे बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट लिया। तो ऐसी स्थिति में जब एक पार्टी का इतना वर्चस्व हो, इतना सॉलिड सपोर्ट बेस हो, तो चाहे तमाम पार्टियां उसके खिलाफ जमा भी हो जाएंगी तो उसे हरा नहीं पाएंगी। तो बेस बहुत स्ट्रांग है बीजेपी का। और जिस बात का जिक्र पहले भावेश ने किया, अब बीजेपी वो पुरानी वाली बीजेपी नहीं है। ग्रामीण इलाकों में, दलितों में, गरीब मतदाताओं में बीजेपी ने जितनी पकड़ बनाई है, और मैं ये जानता हूं कि अगर इन समुदाय में आपने पकड़ बनाई है तो आपकी पकड़ ड्यूरेबल ज्यादा होती है। ऐसे वोटर आपके साथ चिपके रहते हैं ज्यादा, जो सालों साल हमें दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल अनइवन सा कंटेस्ट दिखाई पड़ रहा है मुझे 2024 के चुनाव में। और जिस राज्य का हम जिक्र कर रहे हैं यूपी, बिल्कुल जिन सीटों का जिक्र हुआ बहुत साफ है। सिर्फ 2 सीटों को छोड़ के सारी सीटों पर बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई हुई है। जी देखिए, स्कोर एक बार फिर आपको बता दें। अभी तक सर्वे का जो हमको नतीजा दिखाई दे रहा है वो ये 61 सीटों का सर्वे आपके सामने, और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश में करती हुई दिखाई दे रही है हमें। 59 सीटों पर फिलहाल इन 61 में से बीजेपी जीत सकती है। इसमें से बसपा की सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। जो 5 सीटें थी सपा की उसमें भी कुछ में सेंध है। रायबरेली भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, सोनिया गांधी की सीट, ये बड़ी खबर है इस बार की। और केवल 2 सीटें अखिलेश यादव वाली आजमगढ़ और डिंपल यादव वाली मैनपुरी, केवल एक, ये 2 ही सीटें दिखाई दे रही हैं जहां फिलहाल अपना घर बचा पाने में कामयाब होते दिखाई देते हैं अखिलेश यादव, वरना और कहीं नहीं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बाकी बची 29 सीटों का इंडिया टीवी CNX का सर्वे होगा आपके सामने।
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीरीज का ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर इस वक्त किसकी हवा बह रही है, और आप जो स्क्रीन पर ये 80 सीटें देख रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के वोटर का रुख क्या है, वोटर का मूड क्या है। पूरी तरीके से भगवा लहरा रहा है। सवाल केवल एक है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 का जो उसका रिकॉर्ड था, अपने एनडीए में अपने सहयोगियों को मिलाकर के 73 सीट, उसके ऊपर जा रही है क्या? अभी तक हमने आपको 61 सीटों का सर्वे दिखाया है, जिन पर 59 में 59 पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा सकती है। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के जुड़ जाने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ केवल आजमगढ़ और मैनपुरी बचा पाने में कामयाब होगा इंडिया गठबंधन। ये अखिलेश यादव और डिंपल यादव की वजह से है। इसके अलावा कोई और सीट फिलहाल विपक्ष नहीं जीतता हुआ दिखाई दे रहा। सब पर भारतीय जनता पार्टी की का तूफान कह लीजिए, आंधी कह लीजिए, सुनामी कह लीजिए, वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि सोनिया गांधी की रायबरेली सीट भी इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं बचा पाएगी। अमेठी में भी इस बार अगर राहुल गांधी भी खड़े हो जाते हैं तो सर्वे ये कह रहा है ये सीट भाजपा के पास जाएगी। रायबरेली और अमेठी, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए जो तूफान और आंधी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उन इलाकों में भी चलेगी जिन इलाकों में 2019 में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था? बात कर रहे हैं हम बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल की। आइए आपको बता देते हैं कि ओपिनियन पोल क्या कह रहा है और इन सीटों पर आखिर क्या होगा। तो देखिए बिजनौर, क्योंकि ये आरएलडी के खाते में जा सकती है, आरएलडी का गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये सीट आरएलडी जीत सकती है। अभी मलूक नागर बसपा से यहाँ पर सांसद है। नगीना जो पिछली बार बसपा ने जीती थी, यहां पर भी बीजेपी जीत सकती है। मुरादाबाद, एसटी हसन यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और ये मुरादाबाद जो मंडल है वो बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होता है, और इस बार बीजेपी इस सीट को भी जीत सकती है। रामपुर की अगर आप बात करेंगे तो उपचुनाव में सीट आजम खान से भारतीय जनता पार्टी ने छीनी थी, और यहां पर बीजेपी अपना काम ऐसे ही करती रहेगी, यानी कि बीजेपी रामपुर में अपनी जीत को बरकरार रखेगी। संभल, आज यहां इनके सांसद का निधन हुआ है, शफीकुर रहमान बर्क, इन्हें कैंडिडेट भी बनाया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि 2014 में सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क ने सीट छीनी थी 2019 में, और एक बार फिर यहां बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। आपने जो 5 सीटें प्राची बताइए, इनमें से 4 भाजपा हारी थी पिछली बार। इसमें 3 जो सीटें हैं, मुरादाबाद की, रामपुर की और संभल की, ये तीनों 2019 में समाजवादी पार्टी के पास थी। 1 सीट बसपा के पास थी और 1 सीट केवल भाजपा के पास थी। अब इस बार बिल्कुल पलट गया मामला। अब ये इन पांचों में से पांचों की पांचों सीटें भाजपा को जाती दिख रही हैं। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। मुरादाबाद में जहां इस बार राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई, उन्होंने कहा कैसे हो मेरे ससुराल वालों। उनके ससुराल की सीट है, रॉबर्ट वाड्रा का घर है मुरादाबाद में। मुरादाबाद इसलिए महत्वपूर्ण है। रामपुर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस पर चर्चा हम लोगों को जरूर करनी चाहिए। आजम खान का गढ़, आजम खान का घर, वो इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने साथ ले जाएगी। 19 में आजम खान जीते, फिर उनको जेल हो गई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। उपचुनाव हुआ, भाजपा ने आजमगढ़ रामपुर की सीट निकाल ली, लेकिन इस बार अगर 24 के चुनाव में रामपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। 50% मुसलमान वोट। दोनों चुनाव हारे जेल में रहते हुए, विधानसभा का चुनाव भी हारे रामपुर का, और सांसदी का चुनाव भी हारे। ये दोनों सीटें पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड है। रामपुर की सीट और संभल की सीट दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं रामपुर पर बात करना चाहूंगा हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी रामपुर, भले ही भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी उपचुनाव में जीत चुकी है, घनश्याम लोधी जीत गए, उसके पहले भी मुख्तार अब्बास नकवी भी जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद रामपुर सीट और संभल सीट ये बहुत कठिन सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। कठिन सीटों मुरादाबाद भी, हालांकि इसमें एक चीज देखने की है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठजोड़ की वजह से इनमें कई सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई, लेकिन जब उनका गठजोड़ नहीं था तो संभल जैसी सीट शफीकुर रहमान बर्क को भी हटा दिया। अब खैर उनका निधन हो गया तो समाजवादी पार्टी को नया प्रत्याशी खोजना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल सीटें हैं बहुत, जिसको कहते हैं कि कॉम्बिनेशन बदले, बहुत सा कुछ ध्रुवीकरण भी हो, बसपा भी कुछ काम करती दिखे, उसके आधार पर आज तो सीट बतानी है। भावेश ने दे दी रामपुर और संभल दोनों, आप बताइए। नहीं, मुझे अभी भी ये कठिन लग रही है। नहीं, मुझे मुश्किल लगती है। क्यों आपको लग रहा है भाजपा जीतेगी यहाँ? देखिए, एक तो जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने बताया, 2019 में इन सारी सीटों पे लगभग बसपा सपा का जो गठबंधन हुआ था, जो लगभग 42-43% जो उनको उससे प्रीवियस इलेक्शन में जो मिला था, उसका एक बहुत बड़ा असर हुआ था, जिसमें बिजनौर, संभल ये सब सीटों पे आया था। इससे पहले आप 2014 में देखें तो बीजेपी वो सारी सीटें जीत चुकी है। अब फिलहाल की स्थिति देखिए, जैसा मैंने कहा, फिर रामपुर की बात करो। रामपुर कैसे आप कह रहे हैं भाजपा जीत रही है? ठीक है, आप कह रहे हैं 50% मुस्लिम, पर ऐसा थोड़े ना कि सिर्फ मुस्लिम वोट ही रहेंगी जो करेंगे, बाकी भी तो काउंटर पोलराइजेशन होता है ना आज के डेट में।
पूरे यूपी में आप देखिए पोलराइजेशन कितना होता है आज के डेट में। मुस्लिम ही नहीं है ना जो पोलराइज हो रहा है, काउंटर पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है ना आज के डेट में, तो वो उसका असर है। हो जाए, मुरादाबाद, रामपुर, संभल 50% से ज्यादा मुसलमान हैं और ये सीटें बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हैं। खासतौर से मैं आपको बताऊं, रामपुर में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें जीत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी अलग लड़ रहे थे वोट और बहुत वो कम पड़ा था, सर। मुस्लिम वोट बटा था उसमें। मैं आपको और भी बता दूं, मुरादाबाद में भी अगर आप बात करेंगे तो अगर वहां पे मुस्लिम वोट बटे नहीं, किसी हालत में जो है बीजेपी वहां पे नहीं जीती। रामपुर भाई, में अच्छा, संभल में 8.5 लाख इन्होंने मुस्लिम वोट। इन्होंने कहा अगर इन सीटों पर मुस्लिम वोट बटा नहीं बटेगा तो विपक्ष को फायदा होगा। अब इसका सीधा सवाल यह है, इस बार क्या मुसलमान बसपा के पास जाएगा? बसपा के पास जाएगा तभी ना बटेगा। कांग्रेस समाजवादी तो एक हो गए, मुसलमान मायावती पर भरोसा करेगा क्या? इसमें मुझे लगता है कि दो चीजें फिर कहनी चाहिए, बल्कि तीन चीजें कहनी चाहिए। पहली ये कि क्या बहुजन समाज पार्टी इतना वोट मुसलमानों को बांट ले जाएगी? दूसरा ये कि क्या राष्ट्रीय लोकदल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है वो अपने कुछ मुसलमान वोट लेके आएगी? और तीसरा ये, सब के बाद क्या जो मुस्लिम महिलाओं के बार बार ये बात कही जाती है कि एक बड़ा वर्ग है, 3 तलाक जैसी चीजें, और जिसको बार बार मोदी कहते हैं, क्या उसमें कुछ ही सही, क्योंकि इन सीटों पर 5,000 10,000 जो वोट होंगे वो भी बहुत मायने रखेंगे अगर कांटे का मुकाबला होता है तो। मुझे लगता है रामपुर सीट पर जो कांग्रेस की नूर बानो परिवार है, जो मुस्लिम परिवार रहा है, वो बहुत विरोध कर रहा है समाजवादी पार्टी को सीट देने के कारण। तो मुझे लग रहा है वो एक बड़ा फैक्टर है जिससे अगर मुस्लिम वोट बटेगा और भारतीय जनता पार्टी रामपुर सीट जीत सकती है इसके कारण। बाकी संभल सीट पे भी मुस्लिम बहुत ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी वहां जीत भी चुकी है एक बार। संभल सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे मालूम नहीं, आजम खान डिस्क्वालीफाई एक बार हो गए थे, लेकिन वो दोबारा फिर कोर्ट का मामला कुछ चला था। चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते? अभी नहीं लड़ सकते। ठीक है। देखिए मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, ये रामपुर और मुरादाबाद दोनों बहुत टफ सीट है, बहुत क्लोज फाइट हमने दिखा है अपने रिपोर्ट में। तो ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के लिए केकवा कर कि बीजेपी पक्के तौर पे जीत सकते हैं, पर जिस तरह का पोलराइजेशन, एंटी पोलराइजेशन होता है उसमें बीजेपी के लिए एक संभावना जरूर है। मुस्लिम वोटर का क्या ट्रेंड आपने पकड़ा इस बार? देखिए मुस्लिम वोटर में बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है कि उसमें कोई डिवीजन हो रहा है। पक्के तौर पे सपा को अच्छी तरह से वोट जा रही है, सपा या कांग्रेस का जहां भी कैंडिडेट होगा उसको जा रही है। हाँ ये जरूर बात है कि यदि बसपा कोई अच्छा कैंडिडेट यदि दे तो उसमें उसका होगा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। चलिए रोहिलखंड की बाकी जो 6 सीटें हैं उनकी हम लोग बात कर लें। प्राची, अमरोहा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ये 6 सीटें इस वक्त आप देखिए। अमरोहा बसपा ने जीती थी, दानिश अली यहां से सांसद बनकर के आए थे, आजकल वो राहुल गांधी के करीबी हैं, बहुत मुमकिन है कि वो जल्द कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लें। इसके बाद बदायूं की सीट है, ये यहां पर अभी टिकट बदला है अखिलेश यादव ने। पहले यहां से उन्होंने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, फिर धर्मेंद्र यादव को यहां से हटा दिया, उनके बाद चाचा शिवपाल यादव को ये सीट दे दी है। तो शिवपाल यादव अब जो है चुनाव लड़ने वाले हैं बदायूं से, इसलिए ये यहां पर कॉन्टेस्ट खड़ा हो सकता है। आंवला की अगर बात करें, आंवला में बीजेपी की सीट थी, 14-19 दोनों जीते थे यहां पर, तो ये 5 सीटें एक बार फिर बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये 5 सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर बदायूं में शिवपाल यादव लड़ रहे हैं और वो भी चुनाव अगर हारते हैं तो ये जरूर एक बड़ा सवाल होगा। जब बदायूं में आप सर्वे कर रहे थे तो क्या शिवपाल यादव को ध्यान में रखकर ये सर्वे किया गया था? उस टाइम तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी बदायूं को लेके, लेकिन वहां पे बीजेपी एक अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ हो सकता है बीजेपी अपना कैंडिडेट बदले, जिस तरह का माहौल है वहाँ पे संगमित्रा मौर्य जो है उनको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे नहीं लगता बीजेपी के अंदर एक डिस्कशन जरूर है कि उनको लाया जाए या नहीं लाया जाए, तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन होगा कि किस तरह का कैंडिडेट देते। लेकिन फिलहाल बीजेपी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में जरूर है वहाँ पे, लेकिन शिवपाल यादव के आने के बाद देखते हैं कि अभी उस तरह का फिर काउंटर में किस तरह का कैंडिडेट आता है, तो वो हो सकता है कि कॉन्टेस्ट दिखे, लेकिन बीजेपी ठीक ठाक स्थिति। टैली देखिए, भारतीय जनता पार्टी 70 पर पहुंच चुकी है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, अभी तक हमने 72 सीटों की बात की है, 70 सीटें इनमें से जीत सकती है। बिल्कुल एक तरफा स्वीप उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने जो रिकॉर्ड था 14 का उसके पास पहुंच रही है। एक लाइन बात करिए ना कि पीलीभीत में बिल्कुल वरुण गांधी बड़ा इंटरेस्टिंग, जिस तरह से वरुण गांधी ने, जब सबसे मुश्किल समय था किसान आंदोलन का समय, पिछली बार वाला मैं बात कर रहा हूं, जिस तरह से उन्होंने सरकार विरोधी रुख अपनाया था, जिस तरह से अलग अलग मुद्दों पर वो बोलते लिखते रहे, क्या उसके बाद भी अभी भी जगह बची हुई है? ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद प्रत्याशी होगा तो कौन होगा, ये भी बड़ा प्रयास पूरा कर रहे हैं वो। आप वरुण गांधी कि एक बार फिर से पार्टी में जगह मिल जाए, उसके प्रयास पूरे कर रहे हैं। वरुण गांधी के जो आजकल के बयान है बड़े बीजेपी के मतलब साथ, मतलब उनके पास आने के लिए उनके बयान दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको जो है इस बार जो है वो कैंडिडेट बनाया उनको दिख रहा होगा ना कि भाई कहीं और देखिए वहां पर लड़ने को फायदा जब है कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा तो पीलीभीत में और देखिए वहां पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो है वरुण गांधी उनके अपने वोटर्स नहीं हैं, और वहां पे जो लोध वोटर है वो डिसाइड करता है कि किस तरह से पीलीभीत जो है किस ओर जाएगा। लोध और मुस्लिम वोटर ये डिसाइड करता है। तो अगर वरुण गांधी बीजेपी के कैंडिडेट नहीं होते हैं, बीजेपी किसी और को टिकट देती है, तो वहां पे भी इंटरेस्टिंग फाइट होगी। अच्छा, अमरोहा ये भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यहां अगर बीजेपी जीतेगी और जैसा ओपिनियन पोल दिखा रहा है, तो क्या यहां भी पोलराइजेशन होगा समीर? बिल्कुल, मुझे लगा अमरोहा से दानिश अली सांसद है बसपा के, पार्टी ने निकाल दिया। राहुल गांधी के साथ बहुत करीबी है, राहुल गांधी से मिलने भी गए थे जब उनके खिलाफ जिस तरीके से रमेश विदुड़ू ने शब्दों का प्रयोग किया था। तो मुझे लग रहा है दानिश अली यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल लेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर रहेगा वो उनके पक्ष में वोट करेगा नहीं, और समाजवादी पार्टी का भी उन्हें बहुत सी मुस्लिम वोट के दम पे अमरोहा जीत नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है वो सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल लेगी। लेकिन मुझे पीलीभीत का जरूर लगता है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। मेनका गांधी को इस बार शायद पार्टी टिकट नहीं देगी। टिकट आपको लगता है? हाँ, मुझे लग रहा है कि वरुण गांधी को पार्टी टिकट देगी। मेनका गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी और वरुण गांधी को पार्टी टिकट देगी। देखिए, पीलीभीत में बहुत ज्यादा उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हो सकता है पार्टी के खिलाफ जरूर बहुत वोकल है पिछले कुछ दिनों में, वहाँ बहुत एंटी, बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं, उनका ये ठीक पार्टी बात के है। भीतर उनका अपना काम कोई बहुत बुरा नहीं है। ने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने एक कोशिश की है, एक लगातार वो हाँ, काम करते पर हैं। वहाँ के जो लोकल लीडरशिप है वो बिल्कुल उनको नहीं चाहते, ये भी बात सत्य है। अब जरा पश्चिमी यूपी चले, जरा वेस्टर्न यूपी का रुख करते हैं। अजीत, माफ कीजिएगा, बार बार उनके पिता का नाम आता है जुबान पर। जयंत चौधरी जो है अभी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ। सहारनपुर बसपा के पास सीट थी, मुस्लिम वोट की डोमिनेंस है यहां पर, लेकिन इस बार बीजेपी के पास आ सकती है। कैराना बीजेपी के पास सीट है, मुस्लिम और जाट यहां पर वोकल वोटर है, प्रोमिनेंट वोटर है, बीजेपी के पास आ सकती है। मुजफ्फरनगर बीजेपी की जीती हुई सीट है, मुस्लिम दलित की सीट है, जाट यहां पर दबंग आता है। मेरठ की अगर बात करें तो वेस्टर्न यूपी की बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, मुस्लिम और जाट कॉम्बिनेशन, और अंतर केवल 5000 वोट का था। जीती थी भाजपा, लेकिन केवल 5000 वोट से यहां पर जीती थी। तो यहां पर भी एक सीट जो सहारनपुर बसपा के पास थी वो जीतती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये सहारनपुर अब कांग्रेस को मिल रही है। कांग्रेस यहां से चुनावी मैदान में है और फिर से इमरान मसूद की चर्चा होने लगी है। हालांकि इमरान मसूद अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे और उन्होंने कांग्रेस का अच्छा खासा नुकसान किया था, लेकिन ये सीट भी, यानी जो बसपा के खाते में सीट थी, वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। और इसी के साथ टैली बदल गई है। 74 पर पहुंच गई भाजपा की। 80 में से अभी तक हमने आपके सामने 66 सीटों का सर्वे रख दिया, केवल 4 सीट बाकी है। 74 सीट भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है, यानी अपने 2014 की परफॉर्मेंस से भी ज्यादा सीटें निकल गई यूपी में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 71 और प्लस 2 73 सीट भाजपा को 2014 में मिली थी। अभी 4 सीट खुलना बाकी है और बीजेपी का स्कोर कार्ड ओपिनियन पोल के मुताबिक 74 पर पहुंच चुका है, यानी 75 के पार जाना बहुत मुमकिन दिखाई दे रहा है इस वक्त बीजेपी के लिए। 4 सीटें केवल बाकी हैं और इन चारों सीटों में से भी कोई सरप्राइज जो है वो नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब 75 पार भाजपा जा रही है। इसमें चारों जो सीटें हैं, इसमें गाजियाबाद रिकॉर्ड मार्जिन वाली है, गौतम बुद्ध नगर बहुत जबरदस्त दिखा दीजिए, मार्जिन दिखा वाली दीजिए। है। तो एक तरह से कहें तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो पॉजिटिव सीटें ही हैं। मेरठ को लेकर जरूर है, मेरठ और मुजफ्फरनगर दोनों ये सीटें हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने जब जाट प्रत्याशी उतारा वो जीता है। क्या इस बार करेंगे, क्योंकि कम वोट से जीते थे मुजफ्फरनगर में, और मेरठ में भी कम वोट। टैली एक बार देख लीजिए हर्षवर्धन जी, आप भी और दर्शक भी देख लें। इंडिया टीवी CNN का ये बड़ा सर्वे उत्तर प्रदेश पे हमने किया और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया था वो बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 78 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन केवल 2, वो भी 2 समाजवादी पार्टी की घर की सीटें, आजमगढ़ और मैनपुरी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की सीट। केवल ये 2 सीट छोड़ दीजिए आप, तो बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में आपको भगवा 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 दिखाई देगा। हर सीट बसपा की जीती हुई 10 की 10 सीट वो भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है इस बार। और इसके अलावा 2 सीटें जो 3 सीटें जो समाजवादी पार्टी की थी वो छीन रही है भाजपा। एक इकलौती सीट कांग्रेस पार्टी की रायबरेली की, वहां भी इस बार बीजेपी का भगवा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेठी भी एक बार फिर बीजेपी जीत सकती है। तो बड़ी खबर यह है कि 80 में से 78 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। प्राची, बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है जो ओपिनियन पोल बता रहा है। सभी 80 सीटों का ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखा है और सिर्फ आजमगढ़
और मैनपुरी आपको ग्रीन नजर आ रहे होंगे, बाकी आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ भगवा नजर आ रहा होगा, जो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कितना मजबूत है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश मजबूत है, इसलिए बड़े दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किए जाते हैं कि 80 में से 80 सीटें हम जीतेंगे। 78 बीजेपी जीत सकती है, यानी कि एनडीए जीत सकता है। सिर्फ 2 सीटें हैं आजमगढ़ की और मैनपुरी की, जो फिलहाल समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी आप क्लीन स्वीप कर रही है उत्तर प्रदेश में, यह कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल क्लीन स्वीप है प्राची। और दूसरी ओर इसको एक और तरीका भी है पढ़ने का, इस ऊपर जो स्कोर आपको दिखाई दे रहा है 64 था एनडीए 2019 में, इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने 14 सीटें वहां ऐड कर ली है। 14 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐड कर लेना बड़ी बात है। अब इसको जो आप 370 के का लक्ष्य बीजेपी का देखेंगे तो वहां पहुंचते हुए आप देखिए कैसे पहुंच रहा है, तो वहां +14 उत्तर प्रदेश से होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल जी, बिल्कुल ऐसा लगता है, अगर ये जो आपका सर्वे है ये पूरी तरह से सच होता है तो ये साफ है कि वो जो उन्होंने जो आंकड़ा रखा है जो 370 का, वहाँ तक बीजेपी पहुँच सकती है। जैसे मुजफ्फरनगर की हम बात कर रहे थे, मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे उसके कारण मुस्लिम और जाट वोट जो है वो अलग अलग हो गया था। अब इस वक्त जो है बीजेपी और आरएलडी जो है एक साथ है, तो ये जाट वोट बीजेपी के साथ आएगा, बाकी जो अपना बीजेपी का वोट है वो भी साथ होगा। तो मुजफ्फरनगर में मुझे लगता है कि रिपीट आसानी से बीजेपी कर पाएगी। यूपी ऐसा स्वीप करेगी, आपको अंदाजा है? बिल्कुल, मेरा अंदाजा यही था कि यूपी में ऐसा ही प्रदर्शन होगा भारतीय जनता पार्टी का। मेरे हिसाब से बस 1 सीट और लगता है कि 3 सीट का मैं मानकर चल रहा था कि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को तो मैं पहले भी कह रहा हूं कि दोनों सीटें हार ही रहा है। कौन सी सीट आप दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि बदायूं सीट मिल सकती है या फिरोजाबाद, दोनों में से। हाँ, शिवपाल सीट यादव की बदायूं या फिरोजाबाद अक्षय यादव की, ये एक सीट मिल सकती है। सीट पर आपको डाउट हो तो बताइएगा। तो नहीं, मुझे अभी तो भावेश है, पकड़ के पूछ लेंगे ना। मुझे लगता है, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि संभल रामपुर जैसी सीट है जिसपे इतना आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम लोग बार बार चर्चा करते रहे, तो चूंकि 71 + 2 73 भाजपा जीत चुकी है, सपा बसपा कॉम्बो नहीं होता तो 19 नहीं होता। अब 24 में जब हम जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर है। क्लीन स्वीप हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी गठजोड़ के लिए उम्मीद बनी हुई है। ठीक है, और ओवरऑल अगर आप वो 370 की ओर बढ़ते हुए अगर देखते हैं तो भाई अगर यूपी की यह हवा है तो कम से कम बिल्कुल सेफ है ना कि नॉर्थ तो फिर क्लियर है। नॉर्थ क्लियर है, और जिसको देखिए आज नरेंद्र मोदी ने केरल में एक बात कही, उन्होंने कहा डबल डिजिट में जाएंगे। अब ठीक है, अब वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, बहुत जिसको कहें कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसे टारगेट पर लगातार कोई पार्टी काम कर रही है, और मैं फिर से कह रहा हूं दक्षिण जो है वो दिल्ली की तरफ मुंह करके देख रहा है, ये मैं इसको कह रहा हूं, इसको आप लोग सहेज के रख लीजिए। दक्षिण भारत लंबे समय के बाद 60 के दशक के बाद पहली बार हो रहा है कि साउथ इंडिया नेशनल अल्टरनेटिव तलाश रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत भी उसी की ओर इशारा करती है, और मेरा यह मानना है कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल अभी नहीं पहुंचा है वहां पर, लेकिन वो उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प बहुत, एक तरह से कहें कि उनकी अपनी पसंद दिखता है, प्राथमिकता में ऊपर दिखता है। अरे ये यूपी का जो ट्रेंड आपने दिखाया इस सर्वे के अंदर 78 सीटें भाजपा को, इसको आप जरा थोड़ा हमारे लिए पैन इंडिया इसकी क्या रीडिंग है, क्या मैसेज है, जरा बताइए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक रूरल में जो एक सेंटिमेंट है ना वो बहुत एग्रेसिव है, जो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तौर पे बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, उसमें लाभार्थी वर्ग भी है, उसमें मोदी जी का फेस भी है, उसमें जो है राम मंदिर का भी असर है, और बहुत सारे जो सोशल इक्वेशन है उसका भी असर है। तो एक यूपी में तो इस तरह, अदर साइड इंडिया में जाएंगे तो जहाँ जहाँ अलग अलग परिस्थिति है, महाराष्ट्र में अलग परिस्थिति है, दिल्ली में अलग परिस्थिति है, बिहार में अलग परिस्थिति है। धीरे धीरे जब हम अलग अलग स्टेप पे बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन जहां तक यूपी की बात है, यूपी में जो एक रूरल में जो सेंटीमेंट बना है वो बीजेपी के लिए समय जस्ट स्विंग इलेक्शन होता है ना, हम लोग हो सकता है बहुत सारे लोग इसको कहे भी कि 78 कैसे पॉसिबल है, लेकिन हम ये भूल रहे कि 2014 हो सकता है तो 2014 में 73 हो सकता है, तो 78 क्यों नहीं हो सकता, 78 हो सकता है, तो मैं कह रहा हूं 80 भी हो सकता है। 80 भी हो सकता है। अब आप इसको वाइंड अप करें एक लाइन में, भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा अवसर है कि अपने मूल कैडर को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो प्रत्याशी। मैं सिर्फ एक बात जोड़ूंगा इसमें कि देखिए, जब प्रधानमंत्री केरल में कहते हैं कि यहाँ हमारा प्रदर्शन जो है वो अच्छा हो सकता है, तो सच बात है। वहाँ 7-8 सीटें ऐसी हैं कि वहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ने जा रही है, और वहाँ पे क्रिश्चियन समुदाय जो है उसने जिस तरह से बीजेपी के साथ पकड़ा, ये अपने आप में बड़े मतलब
जो समीकरण है उसे चेंज करना। अब देखिए सब भावेश, बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन आपने जो सर्वे में बताया उत्तर प्रदेश में, अब ये सर्वे का नतीजा है। अब ये लोकसभा के नतीजे में कितना तब्दील होता है, हू बहू या इससे 2-4 कम, या जो 2 बची हैं वो भी इधर आ जाती हैं, ये होगा। लेकिन आपको एक मैसेज साफ मिल रहा है कि यूपी मोदी के साथ है, यूपी भगवे में रंगा हुआ है, यूपी में राम मंदिर की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है, यूपी में मोदी की स्कीमों को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और इसीलिए आपको स्क्रीन पर भगवा भगवा दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद भावेश झा आपका, समीर जी, राहुल जी, हर्षवर्धन, बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ आज इस ओपिनियन पोल में। प्राची, बिल्कुल, इसी के साथ यूपी में लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये तो हमने आपको दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि यूपी के राज्यसभा चुनाव में आज क्या क्या खेल हुआ है।